आने वाला है जिसे हम क्या कहने वाले हैं। तो एग्जैक्टली में सब कुछ हो जाता है फ्रॉम 1614 टू 1660 देयर इज नो मोनार्क इन इंग्लैंड। देयर वॉज नो मोनार्क इन इंग्लैंड, कोई भी मोनार्क नहीं है इंग्लैंड में, सिर्फ पार्लियामेंट रूल है। देयर वॉज नो मोनार्क इन इंग्लैंड, ओके, देयर वॉज नो मोनार्क इन इंग्लैंड फ्रॉम 1649 टू 1660, ओके, याद रखना, फ्रॉम 1649 टू 1660 देयर वॉज नो मोनार्क, ओनली रूल बाय पार्लियामेंट, सिर्फ पार्लियामेंट्री रूल है, कुछ भी नहीं, ओके। यहां पर आपको देखना होगा 1642 में, 1642 में एग्जैक्टली में एक अमेंडमेंट हुआ था, लिबर्टी ऑफ प्रेस, ओके, लिबर्टी फॉर प्रेस की बात हो रही थी कि हम वहां पर पहले कोई भी वर्क को पब्लिश कराने के पहले हमें परमिशन लेनी होती थी, लेकिन आफ्टर 1642 आपको ऐसा नहीं करना होता था। यही वर्क एग्जैक्टली में 1643 के आसपास जॉन मिल्टन ने एक वर्क लिखा है, प्रोज वर्क है, जिसका नाम है एरोपैजिटिका, जिसका नाम क्या है, एरोपैजिटिका, जिसका नेम है। अब यहां से आपको एक नई कहानी की तरफ चलना है, नई कहानी की तरफ आप चलेंगे तो आप जानने की कोशिश करेंगे आफ्टर 1660 टू 1798, फ्रॉम 1660 टू 1798, ओके, फ्रॉम 1660 टू 1798, this period is called, this era is called न्यू क्लासिकल पीरियड। इसे हम क्या कहते हैं सर, न्यू क्लासिकल पीरियड कहते हैं। सर व्हाई वी कॉल दिस एरा न्यू क्लासिकल? न्यू क्लासिकल का मतलब क्या है सर? न्यू का मतलब होता है न्यू, ओके, न्यू का मतलब होता है न्यू, न्यू का मतलब होता है न्यू, और क्लासिकल का मतलब होता है ग्रीक लिटरेचर, ग्रीक लिटरेचर, ओके, रोमन लिटरेचर, रोमन लिटरेचर, फ्रेंच लिटरेचर, फ्रेंच लिटरेचर, फ्रेंच लिटरेचर, ग्रीक लिटरेचर, रोमन लिटरेचर, फ्रेंच लिटरेचर, याद रखना इस बात को, ओके, ग्रीक लिटरेचर, रोमन लिटरेचर एंड फ्रेंच लिटरेचर। क्लियर है कहानी? चले, यहां से आपको समझना है सर व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रीक लिटरेचर, रोमन लिटरेचर, फ्रेंच लिटरेचर इंस्टीड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। एग्जैक्टली में इंग्लिश लिटरेचर वॉज ब्लूमिंग, ओके, इंग्लिश लिटरेचर वॉज ब्लूमिंग ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल लिटरेचर, ओके। जो इंग्लिश लिटरेचर यदि ब्लूम कर रहा था उस टाइम पर, तो क्लासिकल लिटरेचर को हमने क्या किया, रिवाइवल किया। तो एग्जैक्टली में इस पीरियड को हम कहते हैं द एज ऑफ रिवाइवल, रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लिटरेचर, ओके, क्लासिकल लिटरेचर। एक क्लासिकल लिटरेचर को लेकर क्या था, एक रिवाइव था, ओके, वापस क्लासिकल लिटरेचर को क्या किया जाता है, डिपिक्शन किया जाता है, उसको बताया जाता है। डन, चले, तो इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब याद रखना हम बात कर रहे हैं नियो क्लासिकल पीरियड की। तो नियो क्लासिकल पीरियड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इसे 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट पार्ट आता है, ओके, लिटरेचर में फर्स्ट पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं रेस्टोरेशन पीरियड, ओके, याद रखना, रेस्टोरेशन पीरियड, रेस्टोरेशन पीरियड, रेस्टोरेशन पीरियड, रेस्टोरेशन पीरियड, व्हाई वी कॉल इट्स रेस्टोरेशन? रेस्टोरेशन का मतलब होता है रीस्टोर, ओके, रीस्टोर। मोनार्की वॉज रीस्टोर, मोनार्की केम इन इंग्लैंड अगेन, मोनार्की वापस में आ जाते हैं इन 1660 अगेन, वापस से एग्जैक्टली में मोनार्की वापस आ जाती है इंग्लैंड में। डेट्स वाई जो फर्स्ट पीरियड है फ्रॉम 1660 टू 1700, ओके, फ्रॉम 1700, इसे हमने कह दिया सर रेस्टोरेशन पीरियड। क्लियर है कहानी? इसके बाद एक सेकंड पीरियड इसमें आता है जिसे हम कहते हैं एज ऑफ पोप, ओके, इस वाले पेपर इसको हम कहते हैं ऑगस्टन पीरियड, ओके, क्या कहते हैं सर, ऑगस्टन पीरियड। ऑगस्टन पीरियड का मतलब क्या है सर? ऑगस्टन पीरियड को हम इसलिए कहते हैं, इसे हम एज ऑफ पोप भी कहते हैं, एज ऑफ पोप भी कहते हैं, एज ऑफ पोप कहते हैं। यहां पर आपको हीरोइक कपलेट, ओके, डेवलपमेंट ऑफ हीरोइक कपलेट, ओके, डेवलपमेंट ऑफ हीरोइक कपलेट, इस वाले सेशन में आपको हीरोइक कपलेट आपको देखने को मिलेगी, हीरोइक कपलेट आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद इसे ऑगस्टन पीरियड खत्म हो जाएगा, फिर आता है ट्रांजिशनल पीरियड, ओके, कौन सा पीरियड आता है सर? ट्रांजिशनल पीरियड आता है। देन ट्रांजिशनल पीरियड, ट्रांजिशनल पीरियड क्या था सर? ट्रांजिशनल पीरियड इसे हम कहते हैं एज ऑफ जॉनसन,
एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, देन फिर आपका रोमांटिक पीरियड आएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा, रोमांटिक पीरियड आएगा। तो सबसे पहले हमें न्यू क्लासिकल पीरियड को बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यू क्लासिकल पीरियड को। तो न्यू क्लासिकल पीरियड में यदि आपने कोई एक इमेज दिख रही होगी तो आप इमेज को आप देख सकते हैं। इस टाइप पर कौन है, क्लासिकल राइटर्स हैं, और इस टाइप पर कौन है, न्यू राइटर्स हैं, जैसे जॉन ड्राइडन है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन है। ओके, यहां पर आप देख रहे होंगे प्लेटो है, ओके, हॉरेस है, एरिस्टोटल है। तो ये सारे कौन है, जो व्हाइट वाले सेक्शन में आप देख पा रहे हैं एग्जैक्टली में, दे आर क्लासिकल राइटर्स। और जो आप एक कलरफुल ब्राउन वाले शेड में देख पा रहे हैं, दे आर न्यू राइटर्स। ओके, तो ये राइटर्स ने इन राइटर्स को रिवाइव किया, इनके वर्क्स को क्या किया, रिवाइव किया। ओके, क्लियर है कहानी, डन। चलें नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है न्यू क्लासिकल एज। न्यू क्लासिकल एज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इन्हें 3 पार्ट्स में न्यू क्लासिकल एज को डिवाइड किया जा सकता है। न्यू क्लासिकल एज स्टार्ट फ्रॉम 1660। ओके, याद रखना, न्यू क्लासिकल एज स्टार्ट फ्रॉम 1660 विद द रीस्टोर ऑफ मोनार्की इन इंग्लैंड टिल 1798। टिल 1798 एग्जैक्टली में यहां पर हम बात करेंगे। तो फर्स्ट मैंने आपको कहा है कि न्यू क्लासिकल एज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, रेस्टोरेशन पीरियड, ऑगस्टन पीरियड एंड ट्रांजिशनल पीरियड। ऑगस्टन पीरियड इज कॉल्ड फेक क्लासिकल एंड सूडो क्लासिकल। इसे हम फेक क्लासिकल या हम इसे सूडो क्लासिकल भी कहते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? चलें नेक्स्ट हम बात यहां पर करते हैं। तो आप यहां पर देख पाएंगे, तो यहां पर आपको कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट मिलेंगे। रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की इन 1660। ओके, चार्ल्स सेकंड बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड। चार्ल्स सेकंड कहां के राजा बन जाते हैं, इंग्लैंड के राजा बन जाते हैं इन 1660। ओके, याद रखना। नेक्स्ट इवेंट आफ्टर द रेस्टोरेशन, कुछ इवेंट्स होते हैं, जैसे ग्लोरियस रेवोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। ग्लोरियस रेवोल्यूशन इसलिए कहते हैं, ब्लड शेड लेस ये रेवोल्यूशन था, यहां पर कोई ब्लड नहीं देखा गया, ब्लड लेस रेवोल्यूशन था, कोई खून खराबा नहीं होता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट ग्लोरियस रेवोल्यूशन इन 1685, आफ्टर 1685। ओके, याद रखना। एक्सक्लूजन क्राइसिस 1679 टू 81। ओके, एक्सक्लूजन क्राइसिस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। देन आपको मैं अगेन बताता हूं, न्यू क्लासिकल पीरियड फ्रॉम 1660 टू 1798। रेस्टोरेशन पीरियड जो है वो फ्रॉम 1660 टू 1700। ऑगस्टन एज 1700 टू 1745। सर 1700 टू 1745 इसलिए क्योंकि डेथ ऑफ अलेक्जेंडर, ऑगस्टन पीरियड एंड विद द डेथ ऑफ पोप। ओके, पोप के साथ ये डेथ ऑफ पोप, याद रखना यहां पर पोप की डेथ हो गई थी, उसके बाद ये एरा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो याद रखना, दैट्स व्हाई वी कॉल ट्रांजिशनल पीरियड अगेन 1745 टू 1798। 1745 में आपको डॉक्टर सैमुअल जॉनसन मिलेंगे, जिन्होंने एक फ्रेज को कॉइन किया था। मैं अगेन बता रहा हूं, फ्रेज को कॉइन किया था, विच नेम इज मेटाफिजिकल। ओके, मेटाफिजिकल पोएट। ओके, याद रखिएगा, मेटाफिजिकल पोएट्स। ओके, याद रखिएगा, मेटाफिजिकल पोएट्स। डन। ओके, यस यश, बिल्कुल यश। ओके, चलें फिर हम आगे बात करते हैं। सर यहां पर रेस्टोरेशन पीरियड आता कैसे है? In first we are talking about restoration period of 1660 to 1700 in England. Okay, so there is a writer John Dryden, इसलिए restoration period को, इस restoration period को age of Dryden भी कहते हैं। Why we called age of Dryden? क्योंकि Dryden was a prominent writer in this period. Okay, age of Dryden भी कहते हैं। Dryden was a poet. Okay, Dryden was a poet. Okay, एंड यहां पर एग्जैक्टली में दे आर ड्रामेटिस्ट एंड आप कह सकते हैं सटायरिस्ट, समटाइम दे आर, ही वाज सटायरिस्ट। अब यहां से हमें समझना है कि सर होता क्या है, स्टोरी को बड़ी ध्यान से समझिएगा। देखिए कौन आ रहे हैं साहब, ये साहब आ रहे हैं चार्ल्स सेकंड। चार्ल्स सेकंड एक कैलिस, जो कैलिस आपको पता होगा, कैलिस जो है डोवर एंड कैलिस बीचेस जो हैं, यदि आप इस सीन को आप देख पा रहे हैं तो इस सीन को आप पूरी स्टोरी को समझ पाएंगे। मतलब ये कोई और नहीं है, ही वॉज द चार्ल्स सेकंड। ओके, ही वॉज चार्ल्स सेकंड, द सन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। ओके, ये चार्ल्स फर्स्ट के बेटे, ही वॉज द सन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। इन 1649 इनके फादर चार्ल्स फर्स्ट को बी हेडेड कर दिया जाता है बाय प्यूरिटन्स। ओके,
चार्ल्स फर्स्ट के दो बेटे थे। ओके, चार्ल्स फर्स्ट हैज टू ऑफस्प्रिंग, फर्स्ट इज चार्ल्स सेकंड, सेकंड इज जेम्स सेकंड। ओके, याद रखना, चार्ल्स एंड जेम्स उनके दो बेटे थे। तो जेम्स कहीं और भाग जाते हैं और चार्ल्स फर्स्ट जो है वो फ्रांस चले जाते हैं। ही फ्लैड टू फ्रांस। ओके, चार्ल्स फर्स्ट, चार्ल्स सेकंड फ्लैड टू फ्रांस आफ्टर बीहेडिंग हिज फादर। जब इनके फादर को बीहेडेड कर दिया जाता है तो इनको ये भागकर कहां चले जाते हैं? फ्रांस चले जाते हैं। ओके, फ्रॉम 1649 टू 1660 देयर वाज नो मोनार्की इन इंग्लैंड। वहां पर कोई मोनार्की नहीं थी। ओके, कोई भी मोनार्की नहीं थी। तो फिर आगे क्या होने वाला है? तो ये जब बहुत ज्यादा नीड होती है कि विदाउट मोनार्की इंग्लैंड वाज नॉट फ्लरिश। ओके, इंग्लैंड फ्लरिश नहीं हो रहा था, तो देयर वाज नीड ऑफ मोनार्की, तो वहां पर नीड थी मोनार्की की। तो एक लेटर लिखा जाता है, मैं शायद वो नेम भूल रहा हूं जिन्होंने लेटर लिखा था फ्रांस में चार्ल्स सेकंड को, कि प्लीज कम हियर एंड गेट योर थ्रोन। ओके, आप अपना थ्रोन वापस लें। तो यहां पर चार्ल्स सेकंड जो है वो फ्रांस से वापस आ रहे हैं। अच्छा, क्या चार्ल्स सेकंड फ्रांस से अकेले वापस आ रहे हैं? नहीं, फ्रांस से इनके कुछ दोस्त आ रहे हैं। यस और नो, फ्रांस से इनके कुछ दोस्त आए हैं, क्योंकि राजा आ रहा है वापस। तो राजा कभी अकेला नहीं चलता। जब उन्होंने 1649 टू 1660 इतना, मतलब हम कह सकते हैं 12 साल एक कंट्री में स्पेंड किए, तो वहां पर उसके कुछ दोस्त भी होंगे। तो उनके फ्रेंड्स वगैरह सब लोग कहाँ आ जाते हैं? वापस इंग्लैंड आते हैं। तो यदि आप देखने की कोशिश करिएगा हल्का सा, यदि आप राइटर्स के वर्क्स आप देखेंगे तो फ्रेंच लैंग्वेज डोमिनेंट हो जाती है यहां पर वापस से, इन राइटिंग, नॉट इन एडमिनिस्ट्रेशन, इन राइटिंग। ओके, फ्रेंच राइटर्स का अगेन इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा इन इंग्लैंड। ओके, तो हम कह सकते हैं कि द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज कैन बी सीन इन दिस एरा लिटिल बिट, थोड़ा सा देखा जा सकता है। वाई? क्योंकि जब वो फ्रांस से आ रहे हैं तो फ्रांस की कुछ चीजों को अपने साथ लेकर आएंगे, फ्रांस के कल्चर को आप यहां पर लेकर आएंगे। जब वो फ्रांस के कल्चर को लेकर आते हैं तो यही टाइम होता है कि वो कॉफी कैफे, ओके, कॉफी जो कैफे होते थे उनको इस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, यहां पर इंग्लैंड में कॉफी को इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कॉफी की यदि हम बात करें तो जो कॉफी कैफेज हैं वहां पर बातें की जाती है। तो ये टाइम इंग्लैंड के लिए बहुत प्रीसियस टाइम था। ड्रामा को वापस से रिस्टोर किया जाएगा। जो 1642 में ड्रामा वॉज बैन, इन 1660 ड्रामा वॉज रीओपन। अब तक विमेन आर नॉट अलाउड ऑन द स्टेज। इन रेस्टोरेशन पीरियड, इन द रेन ऑफ चार्ल्स सेकंड, विमेन आर अलाउड टू परफॉर्म ऑन स्टेज। और यही पहला पीरियड आता है जहां पर विमेन को अलाउ किया जाता है कि जाइए आप स्टेज पे परफॉर्म कर सकते हैं, आपका हक है। तो यहाँ पर हल्का सा फेमिनिज्म भी देखने को मिलेगा। यहाँ के जो राइटर्स में ओरिजिनलिटी आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है बात? चले, बहुत इमेज देख लिया, चार्ल्स सेकंड को नजर ना लग जाए। ठीक है, चार्ल्स सेकंड की नजर आज शाम को उतरवा देंगे। नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, यहां पर हम बात करते हैं। सो द नेम रेस्टोरेशन, द नेम रेस्टोरेशन कम, ओके, ये कैसे आता है? कम फ्रॉम द क्राउनिंग ऑफ चार्ल्स सेकंड। जब रेस्टोरेशन वापस आता है तो ये चार्ल्स सेकंड जब वापस आते हैं तो रेस्टोरेशन वापस से आ जाता है इंग्लैंड में। डेट्स वाई दिस एरा इज कॉल्ड रीस्टोर, क्योंकि मोनार्की नहीं थी लेकिन मोनार्की को वापस लाया जाता है। देन इट इज ऑल्सो नॉन एज द एज ऑफ ड्राइडन। ओके, क्योंकि जॉन ड्राइडन वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस एरा। ओके, जॉन ड्राइडन वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस एरा। यहां पर जॉन ड्राइडन ने अपने वर्क्स में एब्सोलम एंड एक्टोफिल एंड इनका एक वर्क है एनस मिराबिलिस। ओके, अब जहां वो जो कि ग्रेट फायर पर है, प्लैग पर है जो प्ले। ओके, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा इट इज ऑल्सो नॉन एज द एज ऑफ ड्राइडन। इसे हम एज ऑफ ड्राइडन भी कहते हैं। जॉन ड्राइडन वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस पीरियड। इस पीरियड के एग्जैक्टली में रिप्रेजेंटेटिव है। इनका एक जॉन ड्राइडन का कोट है, डेथ। ओके, डेथ इन इट सेल्फ इज नथिंग, मौत अपने आप में कुछ भी नहीं है, बट बी फियर। लेकिन ये हम इससे क्या करते हैं? डरते हैं, हम डरते हैं इससे, बी फियर। ओके, बट बी फियर टू बी नॉन नॉट टू वॉट, हम जानते भी नहीं है कि वो क्या है। वी नो नॉट वेयर, वो हम ये भी नहीं जानते वो कहाँ है, लेकिन स्टिल हम मौत से डरते हैं। और यदि हमें डर है तो हम कमजोर हो जाएंगे, हम फ्रिगाइल हो जाएंगे। तो जॉन ड्राइडन की जो बहुत प्यारा कोट है, मैं इस कोट से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस होता हूँ। डेट्स वाई आई लव डेथ, मैं मौत से बहुत प्यार करता हूँ कि किसी रोज किसी को आना है तो इतनी बेताबी से इंतजार वो कर रहा होगा हमारा भी, तो उससे इतनी मोहब्बत करिए कि जब वो आए तो उसे आप गले लगा सकें। जब तक आप कह दें कि जिंदगी में मैं जी चुका हूं, अब मुझे मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं, तो मौत को प्यार करना चाहिए। मौत से
डरने के बजाय इंस्टेड ऑफ फियर वी हैव टू लव इट, हमें इसे प्यार करना चाहिए। जॉन ड्राइडन भी हमें यही सिखाते हैं। डेथ इन इट सेल्फ इज नथिंग, कि मौत अपने आप में कुछ भी नहीं है। वट वी फियर, हम डरते हैं। टू बी वी नो नॉट वॉट, हमें यही नहीं पता कि वो है क्या। वी नो नॉट वेयर, कि हमें तो ये भी नहीं जानते कि वो कहाँ है। ओके, स्टिल वी फियर, हम डरते हैं। तो इंस्टेड ऑफ फियर वी हैव टू लव इट, हमें इसे प्यार करना चाहिए, मोहब्बत करना चाहिए। इसलिए जॉन ड्राइडन ने अपनी लाइफ में, और सबसे खतरनाक इंसान जॉन ड्राइडन की यदि हम बात कर रहे हैं, तो जॉन ड्राइडन के लिए एक शब्द है ना, बिन पैंदी का लूटा। ये फ्रेज इन्हीं के लिए, ये किसी के फेवर में नहीं थे। जॉन ड्राइडन से पहले ये कैथोलिज्म थे, जैसे ही चार्ल्स सेकंड आते हैं तो ये प्रोटेस्टेंट हो जाते हैं, देन फिर कैथोलिक्स हो जाते हैं, देन ये प्रोटेस्टेंट हो जाते हैं। जैसे राजा होते हैं वैसे ये बदलते रहते हैं खुद को। ओके, फ्रांस में एग्जाइल में नहीं थे बच्चा, यदि यस एग्जाइल में होते तो शायद इन्हें कभी वापसी आने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि इन्हें लेटर लिखा गया था। इनका फ्रांस में एग्जैक्टली में चार्ल्स सेकंड के नानी का घर था। ओके, चार्ल्स सेकंड के नानी का घर था फ्रांस में, तो वो अपनी नानी के घर भाग गए थे। तो जब वो नानी के घर भाग गए तो लेटर लिखा गया इंग्लैंड से कि देयर इज नीड ऑफ मोनार्की, की मोनार्क की नीड है, और आओ तुम अपना शासन संभालो, हैंडल योर एडमिनिस्ट्रेशन। तो वापस से वो क्राउनिंग होती है। ओके, क्राउनिंग ऑफ चार्ल्स सेकंड। तो हम एग्जाइल नहीं कह सकते। यदि आप मुझसे कहेंगे सर जेम्स सेकंड जो थे वो एग्जाइल में थे, तो करेक्ट, क्योंकि जेम्स उनका जो चार्ल्स फर्स्ट का एक और बेटा था जेम्स, हमें ये नहीं पता था जेम्स कहाँ है, लिटरली हमें नहीं पता था जेम्स कहाँ है। इनका तो हमें ये पता था फ्रांस में। यदि जेम्स का पता होता तो जेम्स इनसे भी अच्छा किंग बन सकता था, लेकिन बनाया इन्हें क्योंकि इनका पता था कि ही वॉज इन फ्रांस। डेट्स वाई एग्जाइल में होने का मीनिंग अलग होता है। एग्जाइल का मतलब होता है कि किसी को पता ही नहीं कहाँ हो तुम, ओके, भटक रहे हो। वो एग्जाइल में नहीं थे, अय्याशियां कर रहे थे। कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट में क्या डिफरेंस? अच्छा सुनो, अच्छा शैव और वैष्णव आपको पता है हिंदुइज्म के दो पार्ट है। जैसे एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। ओके, लाइक हिंदुइज्म में शैव है, वैष्णव है। शैव हु वर्शिप ऑफ शिव, वैष्णव हु वर्शिप फॉर भगवान विष्णु। ओके, तो यही डिफरेंस क्रिश्चियनिटी में। क्रिश्चियनिटी had been divided into two segments, Catholics and Protestant. Okay, याद रखिएगा सर, who is Catholics and who is Protestant? Catholics comes from Romans, जूलियस सीजर आपको पता होगा, सेंट ऑगस्टिन वाली ए से कैथोलिज्म आ रहा है। रोमन कैथोलिक्स प्रैक्टिसेस बैड थिंग्स। कैथोलिक्स वॉज कह सकते हैं कि डिसऑनेस्ट विंग ऑफ क्रिश्चियनिटी, बहुत डिसऑनेस्ट विंग थी। रॉन्ग प्रैक्टिसेस वॉज देयर, वो रॉन्ग प्रैक्टिसेस करते थे। ओके, एकदम करप्टेड धर्म के नाम पर धंधा करने वाला एक विंग था, वो कैथोलिज्म था। ओके, तो एग्जैक्टली में इन 13th सेंचुरी जर्मनी में एक इंसान आता है जिसका नाम था मार्टिन लूथर। कौन आता है सर? मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर एक बहुत आइडियलिस्टिक और बहुत जीनियस पर्सन थे। उन्होंने देखा कि यार बाइबल वॉज रिटन इन लैटिन लैंग्वेज, और लैटिन लैंग्वेज वॉज द लैंग्वेज ऑफ मोनार्की एंड प्रीस्ट। आम लोग लैटिन भाषा को समझ ही नहीं सकते, तो ये बाइबल को समझेंगे कैसे? जैसे कि यदि किसी भी इंसान ने कह दिया चर्च में जाकर, रोमन कैथोलिक्स में जाकर, कि मुझसे पाप हुआ है, तो वो कहते हैं कि आप 1000 रुपए दो या फिर 1000 कॉइन गोल्ड कर दो, हम आपको हेवन का टिकट देते हैं, तो आपका ये पाप माफ हो जाएगा। ओके भैया, कैथोलिक्स के पास इतना पैसा था कि वो पूरी दुनिया को खरीद सकते थे। इतनी करप्टेड विंग ऑफ रिलीजन। ओके, इतना पैसा, क्योंकि लूटा है, सिर्फ धर्म के नाम पर लूटा है, भगवान के नाम पर लूटा है। प्रोटेस्टेंट का मतलब क्या हुआ? जस्ट अपोजिट एक क्रिश्चियनिटी की न्यू विंग आती है, प्रोटेस्टेंट जो अपने राइट्स को लेकर प्रोटेस्ट किया, जिन्होंने कहा कि हम वही मानेंगे जो बाइबल में लिखा है, जो तुम लोग कह रहे हो वो हम नहीं मानेंगे। तो प्रोटेस्टेंट दोज हु फॉलो द बाइबल, ओके, द फॉलो द रूल्स विच वॉज रिटन इन बाइबल, वो सिर्फ उन्हीं रूल्स को मानते थे जो बाइबल कह रही है। बाइबल के अलावा वो किसी भी चीज को नहीं मानते थे। मतलब वो उनका फेथ ही नहीं था किसी भी चीज में कि वो किसी भी चीज को माने, नहीं, सिर्फ वो बाइबल को मानते थे। और जो रोमन कैथोलिक्स थे वो मटेरियलिस्टिक चीजों पर फोकस कर रहे थे।
दे रूल, दे कंट्रोल एवरीथिंग। मतलब जो रोमन कैथोलिक्स थे, तुम्हें क्या खाना है, व्हाट यू ईट, व्हाट वी लिव, हाउ वी लिव, एंड हम वेयर वी लिव, हम कहां रहेंगे, कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय रोमन कैथोलिक्स। ओके, तो इसलिए तो आपको याद आ रहा होगा फ्रॉम 16 टू 14 सेंचुरी इसे डार्क एजेस कहा जाता है यूरोप में, क्योंकि एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय रोमन कैथोलिक्स। जो कैथोलिक चर्च थी वो लोग उसे रूल कर रहे थे। आई थिंक राकेश, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चले नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहां पर नेक्स्ट हम बात आएंगे। तो यहां पर समझना, रिस्टोर ऑफ द मोनार्की ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, ओके सॉरी चार्ल्स सेकंड, चार्ल्स सेकंड होगा बच्चा, यहां पर चार्ल्स सेकंड करिएगा। रिस्टोर ऑफ द मोनार्की ऑफ चार्ल्स सेकंड। द किंग वॉज वेरी हैंडसम। जो किंग था वो बहुत हैंडसम था, बहुत हैंडसम, पॉपुलर, साइनिकल फॉर हिज लग्जरी, बहुत अपनी लग्जरी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। हिडनिस्टिक लाइफ स्टाइल, एक ऐसी लाइफ स्टाइल जो कोई भी नहीं जीता। ही अर्न द टाइटल मैरी मोनार्की, इसे मैरी मोनार्क कहा जाता है। बहुत खुश रहने वाला, भाड़ में जाए जनता, वो अपने आप को बस खुश रखता। दी बिशप्स वर रिस्टोर्ड टू पार्लियामेंट, जो बिशप से वापस से रिस्टोर कर दिए जाते हैं पार्लियामेंट्स में। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पर द पीरियड विच ऑल्सो इंक्लूड द रेन ऑफ जेम्स सेकंड। ओके, ये जो पीरियड है इसे जेम्स सेकंड ने भी रूल किया, क्योंकि 1685 में चार्ल्स सेकंड की डेथ हो जाती है ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस। ओके, ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, चार्ल्स सेकंड डाइड ओके इन 1685। इन 1685 एग्जैक्टली में चार्ल्स सेकंड की डेथ हो जाती है, और इनका भाई था मैरी, ओके जेम्स सेकंड। जेम्स सेकंड 1685 to 88 was marked by an expansion in colonial trade and Anglo-Dutch war। और यहां पर इन दिस एरा एंग्लो डच वॉर देखने को मिलती है। हाँ, जो ओल्ड जो हम बात करते हैं, जो ओल्ड टेस्टामेंट है वो हिब्रू में था। द फर्स्ट बाइबल रिटन इन हिब्रू, देन लैटिन, देन इंग्लिश, देन फिर हम कह सकते हैं वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। द फर्स्ट एंड ओल्ड टेस्टामेंट, ओके जो ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ बाइबल है वाज रिटन इन हिब्रू, हिब्रू लैंग्वेज में ही लिखा गया था उसे। चले, चलो वेरी गुड। यहां पर आपको याद रखना, यहां पर कुछ इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स आफ्टर द रेस्टोरेशन। ओके, इवेंट्स आफ्टर द रेस्टोरेशन, वॉर विथ द डच, डचेस के साथ वॉर होता है। और ये वॉर विथ डच जो था वो ट्रेड पर्पज से था, टेरिटरी पर्पज नहीं था, ट्रेड वॉर था। ओके, याद रखना। तो ये इसका जो वॉर विद द डच, डचेस के साथ ये लोग वॉर करते हैं। 1665 टू प्लेग, यहां पर आपको प्लेग देखने को मिलता है। ओके, प्लेग देखने को मिलता है इन 1665 टू 1666। ओके, प्लेग देखने को मिलता है। देन हम बात करते हैं इन 1666 ग्रेट फायर लंदन, मोर देन 13,000 बिल्डिंग्स बर्न डाउन। ओके, इस टाइम पर ये इमेज आप देख पा रहे हैं, यदि आपको ये इमेज बिल्कुल नजर आ रही है तो देख रहे होगे ये बार यहां पर क्या चल रहा है, डच वॉर चल रहा है, यहां पर आग लग चुकी है। ओके, यहां पर एग्जैक्टली प्लेग फैल चुका है। ओके सर, आप कहोगे कि सर प्लेग हमेशा ही स्प्रेड आउट हो जाता था इंग्लैंड में। यस, प्लेग जो है वो हमेशा ही स्प्रेड आउट होता था, एक कॉमन डिसीज थी वहां की, क्योंकि इसका अब तक कोई भी मेडिसिन नहीं थी वहां पर, तो प्लेग आता रहता था। प्लेग हमेशा, आधे से ज्यादा इंग्लैंड को बर्बाद किया है प्लेग ने। मतलब जब वो 12th सेंचुरी में प्लेग आया था, ये बात है 1348 एंड 9। ओके, एज ऑफ चौसर के टाइम पर 1348 टू 1349। ओके, 1348 से लेकर 1350 के बीच में यहां पर एक ग्रेट प्लेग आया था जिसे हमने ब्यूबोनिक प्लेग कहा था। इंग्लैंड की 40% आबादी जो थी वो खत्म हो चुकी थी। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है। एंड 1666, ओके इन 1666 ग्रेट फायर लंदन, मोर देन 13,000 बिल्डिंग्स बर्न डाउन। क्या सर इन सारी चीजों का जिक्र कहीं पर मिलता है? यस, मिलता है। अब यहां पर आपको समझना होगा, चार्ल्स फर्स्ट एक्सेप्टेड, चार्ल्स सेकंड, जो चार्ल्स सेकंड थे, चार्ल्स सेकंड एक्सेप्टेड टॉलरेंस। ओके, रिलीजियस टॉलरेंस को बहुत एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि इस टाइम पर बहुत रिलीजियस टेंशंस हो रही थी इन इंग्लैंड, बट सीक्रेटली फेवर्ड कैथोलिज्म। लेकिन उन्होंने सीक्रेटली कैथोलिज्म को क्या कर दिया, फेवर कर दिया। एग्जैक्टली में जब ये ऐसा होता है तो यहां पर चार्ल्स सेकंड को मारने के लिए एक
एक टाइप का प्लॉट होता है जिसे हम पॉपिस प्लॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉपिस प्लॉट। टाइटस ओइटस, ओके, याद रखना, एक बहुत प्यारा नाम है टाइटस ओइटस। ये इसने एग्जैक्टली में कैथोलिक्स थे। पॉपिस प्लॉट एग्जैक्टली में इनके अगेंस्ट किया जाता है टू एसेसिनेट चार्ल्स सेकंड को मारने का था, लेकिन ये फेल हो जाते हैं, लाइक जेम्स फर्स्ट की तरह। नेक्स्ट 1689 में एक्सक्लूजन आपको देखने को मिलेगा। ओके, ड्यूक ऑफ मनमथ, इनका एक रिवेलियन सन हुआ। चार्ल्स फर्स्ट की कोई औलाद तो नहीं थी, लेकिन इलिजिटिमेट एक औलाद थी, द ड्यूक ऑफ मनमथ, आपका नाम सुना होगा मनमथ का। द रिवेलियन सन, इनका एक औलाद थी जिसने खूब सारी इनकी लाइफ में चरस बो दी। चरस बोने का मतलब समझते हो? परेशान कर दिया। 1679 टू 81 जो एक्सक्लूजन क्राइसिस इंग्लैंड में देखने को मिलते हैं, डेट्स बाय ड्यूक ऑफ मनमथ। ड्यूक ऑफ मनमथ को इनकी असली चीजें पता लग गई थी, तो वो इनके अगेंस्ट में हो जाते हैं। नेक्स्ट, द टू पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज्ड। ओके, टू पॉलिटिकल पार्टीज थी। फर्स्ट विग्स को याद रखना, बहुत लिबरल पार्टी थी। एक पार्टी थी टॉरीज, कंजर्वेटिव पार्टी थी। ओके, विग एक बहुत टॉलरेबल बिग, देयर वर टू पॉलिटिकल पार्टीज इमर्ज्ड। द फर्स्ट इज, आपको याद आ रहा होगा, विग जो है वो बहुत लिबरल पार्टी है, एंड द अदर पार्टी इज, आपको याद आ रहा होगा, टॉरीज वॉज द कंजर्वेटिव पार्टी। ओके, जो कंजर्वेटिव है और लिबरल है, दोनों में आप समझ जाओगे। यहां से इंग्लैंड में पॉलिटिक्स स्टैब्लिश होती है। ओके, देयर वर टू पार्टीज, विग्स एंड टॉरीज। विग्स वॉज लिबरल एंड टॉरीज वॉज कंजर्वेटिव। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉर विद डच। हमें इवेंट्स विद रेफरेंसेस, हमें इवेंट समझना है रेफरेंसेस के साथ। आपको याद आ रहा होगा एग्जैक्टली में, इनका एक वर्क है ड्रामेटिक पोएजी बाय ड्राइडन। ओके, इन्होंने एक वर्क लिखा है, ड्राइडन का एक वर्क है ड्रामेटिक पोएजी। ड्रामेटिक पोएजी को आप देखेंगे, रेफरेंस आपको देखने को मिलेंगे। जॉन ड्राइडन रिटन अ वर्क, अ क्रिटिकल वर्क। ओके, ड्रामेटिक पोएजी वाज अ क्रिटिकल वर्क। ओके, जिसे हम क्रिटिसिज्म में पढ़ते हैं, इट्स अ क्रिटिकल वर्क। डच वॉर चल रहा है, ये नदी में चार दोस्त हैं, इनके बारे में बात सुना होगा। द फोर जेंटलमैन, यूजीनियस, क्राइटस, लिसिडस एंड निनेंडर, ऑल अलाइसिस फॉर एक्चुअल रेस्टोरेशन क्रिटिक्स एंड द लास्ट फॉर ड्राइडन हिमसेल्फ। ओके, याद रखिएगा यहां से इस वाली लाइन को बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा। तो यहां पर जब आप ड्रामेटिक पोएजी पढ़ते हैं तो वहां पर आपको पता लग रहा होता है कि वहीं ओशन में, समुद्र में डच वॉर चल रहा है और ये चारों दोस्त बैठकर बातें कर रहे हैं ऑन लिटरेचर। कोई कह रहा है कि फ्रेंच लिटरेचर काफी सुपीरियर है, कोई कह रहा है इंग्लिश लिटरेचर काफी सुपीरियर है। तो इस टाइप का कंक्लूजन चलता है, लेकिन लास्ट में कोई भी कंक्लूजन निकलकर नहीं आता। सब अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हैं। तो एक वर्क है रिटन बाय ड्राइडन, ड्रामेटिक पोएजी, वहां पर आपको वॉर विथ डच आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट 1660, ओके, याद रखना, नेक्स्ट 1660 ग्रेट फायर लंडन। ओके, ग्रेट फायर लंडन, इसे हम कहते हैं ईयर ऑफ मिरेकल्स। ओके, इन 1666 ग्रेट फायर लंडन, मोर देन 13,000 बिल्डिंग बर्न डाउन। इन्होंने एक वर्क लिखा है, ड्राइडन का एक वर्क है एनस मिराविलीज। ओके, एनस मिराविलीज का मतलब, एनस का मतलब होता है ईयर और मिराविलीज का मतलब होता है मिरेकल। ईयर ऑफ मिरेकल कहते हैं इसे। क्या कहते हैं सर? ईयर ऑफ मिरेकल्स। इतनी ज्यादा आग लगी थी कि पूरा इंग्लैंड तबाह हो जाता, लेकिन पूरा लंदन तबाह हो जाता, लेकिन सिर्फ एक मिरेकल हुआ और यहां पर बच गए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कहते हैं डिपिक्ट रेस्टोरेशन। ओके, डिपिक्ट रेस्टोरेशन पोम एस्टेरिया रिडक्स। एस्टेरिया रिडक्स का मतलब होता है रीस्टोर और एस्टेरिया का मतलब होता है मोनार्क, किंग। तो मतलब यहां पर किंग की वापसी होती है। तो एक किंग की वापसी पर फॉर चार्ल्स सेकंड के लिए एक पोम लिखते हैं, इसका नाम है एस्टेरिया रिडक्स। ओके, तो देख रहे हो अभी तक आपने बहुत कितने प्रैक्टिकल तरीके से जॉन ड्राइडन के 3 वर्क्स को पढ़ लिया। एक वर्क्स क्या है? ओके, द फर्स्ट वर्क ड्रामेटिक पोएजी रिटन बाय जॉन ड्राइडन। ओके, यहां से आपको डच वॉर देखने को मिलेगा। एनस मिराविलीज, यहां पर आपको ग्रेट प्लेग, ग्रेट फायर लंडन आपको देखने को मिलेगी यहां से, इस वर्क से। देन एक वर्क आता है एस्टेरिया रिडक्स, द रीस्टोर ऑफ मोनार्की। ये वर्क जब चार्ल्स सेकंड आए थे तब उन्होंने लिखा था। नेक्स्ट आपको समझना है यहां से सबसे इंपॉर्टेंट वर्क, एब्सोलम एंड एक्टिफिल। ओके, एक एक्सक्लूजन क्राइसिस होता है। एब्सोलम जो है वो इनका बेटा है मनमथ। ओके, याद रखना, इनका बेटा कौन है? मनमथ। ओके, एक एलेगरी है, पॉलिटिकल एलेगरी है मनमथ। और एक्टोफिल कौन है सर? एक्टोफिल है द
अर्ल ऑफ साफ्टसबरी, ओके याद रखना, द अर्ल ऑफ साफ्टसबरी जो है वो यहां पर एक्टोफिल है। डेविड, यहां पर एक कैरेक्टर आता है डेविड। डेविड यहां पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डेविड रिप्रेजेंट कर रहा है चार्ल्स सेकंड को, याद रखना। डेविड किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर? चार्ल्स सेकंड को। तो यहां से आपको पता लगेगा कि लिटरेचर इज द डिपिक्शन ऑफ, ओके, लिटरेचर इज द डिपिक्शन ऑफ पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड पर्सनल इंडिविजुअल इवेंट्स। जब भी आप लिटरेचर पढ़ते हैं या तो वो उस टाइम के पॉलिटिकल या फिर रिलीजियस या सोशल लाइफ का डिपिक्शन है। क्लियर है? यश एक बार प्लीज मुझे कमेंट करके बता दें क्लियर है यहां तक, तो फिर हम आगे बढ़े। थ्रॉन की चाहत किसे नहीं होती? ओके, सो एब्सोलम एंड एक्टोफिल जो है वो एक पॉलिटिकल एलेगरी है। ओके, पॉलिटिकल एलेगरी, एब्सोलम एंड एक्टोफिल, ठीक है। ड्यूक ऑफ मनमथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर बाय जॉन ड्राइडन। नेक्स्ट हम बात करेंगे चार्ल्स सेकंड डिसॉल्व द पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट था चार्ल्स सेकंड ने रिवाइव जैसे किया, सबसे पहले उन्होंने पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया। और अर्ल ऑफ साफ्टसबरी जो कि विग्स पार्टी के थे, और एक्टोफिल में, एक्टोफिल एंड एब्सोलम की हम बात करके आए ना, एब्सोलम एंड एक्टोफिल, वहां का एक कैरेक्टर है, इन्हें एग्जैक्टली में इम्प्रेजेंट कर दिया जाता है अर्ल ऑफ साफ्टसबरी को। ओके, ये विग्स पार्टी से थे, लिबरल पार्टी से थे, और इन्हें पता लग चुका था, मतलब ही नोज, मतलब उसे जान चुका था, ही केम टू नो कि जो चार्ल्स सेकंड है वो सीक्रेटली कैथोलिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, कैथोलिक्स पार्टीज को फेवर कर रहे हैं, तो वो इस अकॉर्डिंग अर्ल ऑफ साफ्टसबरी को इम्प्रिजनमेंट दे देते हैं। द किंग रूल्ड विदाउट द पार्लियामेंट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज रेन। जब तक वो जिंदा रहते हैं वो बिना ही पार्लियामेंट के ही पूरा शासन करते हैं। नेक्स्ट 1685 ही डाइड ऑफ इलनेस, आई थिंक ट्यूबरक्लोसिस या फिर कोई प्रॉब्लम हुई थी, इन्हें बीमारी हो गई थी, उसकी वजह से इनकी डेथ हो जाती है। उनके वजह से इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो इन 1685 ही डाइड। ओके, इन 1685 वो उनकी डेथ हो जाती है। अब आपको समझ रहे हैं 1685 में डेथ इनकी होगी तो मोनार्क तो कोई ना कोई बनेगा। अब आफ्टर द डेथ ऑफ द चार्ल्स सेकंड होता क्यों है? ड्यूरिंग हिज रेन ही हैड नंबर ऑफ मिस्ट्रेसेस, ओके, बहुत मिस्ट्रेस थी, एंड इलिजिटमेट चिल्ड्रन बट नो लीगल आयर, कोई भी लीगल आयर नहीं था। देयर वॉज नो लीगल आयर ऑफ हिम, उसका कोई भी लीगल आयर नहीं था, बस एक इलिजिटिमेट डॉटर था, एक कपुत्र औलाद थी, वो भी ऐसी जिसे हम लिजिटिमेट नहीं कह सकते। इलिजिटिमेट को हम हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में इलिजिटिमेट बर्ड का मुझे नेम नहीं याद आ रहा है, क्या कहेंगे, इसका मीनिंग क्या होगा? वो थी ड्यूक ऑफ मनमथ। ओके, चले नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं। सो जेम्स सेकंड ऑफ इंग्लैंड, वेल्स एंड आयरलैंड आफ्टर द डेथ ऑफ चार्ल्स सेकंड। जेम्स सेकंड बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड, वेल्स एंड आयरलैंड, और ये आयरलैंड के क्या बन जाते हैं सर? किंग बन जाते हैं। जेम्स सेकंड की हम बात कर रहे हैं। ओके, जेम्स वाज द सेकंड सन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। ओके, नाजायज, यस नाजायज। ओके, नाजायज तो एक बहुत निगेटिव सा वर्ड साउंड करता है, एक पॉजिटिव वर्ड कहते हैं, हरामखोर टाइप का बेटा, ठीक है, इस टाइप का बेटा है। जेम्स वाज द सेकंड सन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। मैंने आपको बताया था ना, चार्ल्स फर्स्ट हैज टू ऑफस्प्रिंग, चार्ल्स फर्स्ट के दो बेटे थे, फर्स्ट चार्ल्स सेकंड, चार्ल्स फर्स्ट हैज टू ऑफस्प्रिंग, द फर्स्ट इज चार्ल्स एंड सेकंड इज जेम्स। चार्ल्स फ्लेड टू फ्रांस, अपने नानी के घर चला जाता है। ओके, नानी के घर चला जाता है, और जेम्स जो है वो एग्जाइल में चला जाता है। एंड इन 1685 जेम्स बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड, कॉल्ड जेम्स सेकंड, क्योंकि जेम्स फर्स्ट ऑलरेडी 1603 टू 1625 जेम्स फर्स्ट रहे, तो ये जेम्स सेकंड बनेंगे। तो जेम्स सेकंड का मतलब है कि जेम्स नाम का दूसरा किंग बनाए इंग्लैंड में। तो जेम्स सेकंड वाज बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड, आयरलैंड एंड वेल्स। ओके, अब याद रखना इंग्लैंड, वेल्स एंड आयरलैंड को ये एक कर देंगे अब आकर,
यहां पर क्या होगा, नेक्स्ट आपकी सिचुएशन आएगी कि इंग्लैंड, वेल्स, दीज थ्री किंगडम्स, याद रखना, इंग्लैंड, वेल्स एंड आयरलैंड। अब देख रहे हो मर्जिंग वाला सिस्टम चल रहा है। एग्जैक्टली में एक्ट ऑफ यूनियन 1707, ओके। यहां पर एग्जैक्टली में चार्ल्स सेकंड बैठे हुए हैं और जेम्स सेकंड बैठे हुए हैं, और यहां पर ये दो लोग और बैठे हुए हैं आयरलैंड और वेल्स को रिप्रेजेंटेट करने वाले, और यहां पर ये तीनों के बीच में एक ट्रीटी साइन होती है जिसे हम कहते हैं एक्ट ऑफ यूनियन। ये तीनों एक ही हो जाते हैं। These three kingdoms were united by the Act of Union। जब आप आगे बात करेंगे तो याद रखना इसमें स्कॉटलैंड को और एड ऑन कर दिया जाएगा। जब स्कॉटलैंड को एड ऑन कर दिया जाएगा तो इसे कह दिया जाएगा यूके, ओके, यूनाइटेड किंगडम, ओके, फाइन, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपको याद रखना है, जेम्स सेकंड लेड रेवेलियन, ओके, जेम्स स्कॉट जो है लेड रेवेलियन अगेंस्ट जेम्स सेकंड। जो जेम्स स्कॉट हैं वो एग्जैक्टली में रेवेलियन हो जाते हैं जेम्स सेकंड के, और जब ये जेम्स सेकंड के अगेंस्ट में चले जाते हैं, अब जेम्स चार्ल्स सेकंड का देखना है आपको, जेम्स स्कॉट ड्यूक ऑफ मनमथ, भूलना मत, वो लोग जो कि बड़े हराम को टाइप के होते हैं, पीछा नहीं छोड़ते आपका, याद रखना। जेम्स स्कॉट, बड़े ध्यान समझिए, जेम्स स्कॉट जेम्स सेकंड के पीछे पड़ जाते हैं कि भैया ये हक इस राजगद्दी पर मेरा हक है। किसका? मेरा। चार्ल्स सेकंड की इलिजिटिमेट सन, ओके, नाजायज औलाद है जो उनकी, ड्यूक ऑफ मनमथ, जिनका नाम है जेम्स स्कॉट। जेम्स स्कॉट ड्यूक ऑफ मनमथ, चार्ल्स सेकंड इलिजिटिमेट सन, लेड द मॉन रेवेलियन, एक मॉन रेवेलियन करते हैं अगेंस्ट जेम्स सेकंड। जेम्स सेकंड रिवॉक द टेस्ट एक्ट, वो उस एक्ट को रिवॉक कर देते हैं, एंड फेवर्ड एंजेलिकन चर्च, और एंजेलिकन चर्च को फेवर कर देते हैं। एंजेलिकन चर्च कौन है? एंजेलिकन चर्च, चर्च ऑफ इंग्लैंड, ओके, जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय एंड फाउंडेड बाय हेनरी एट। हेनरी एट को जब दूसरी शादी करनी थी तो उन्होंने एक नया ही धर्म बना दिया इंग्लैंड में, एक इंग्लैंड एंजेलिकन चर्च को लेट डाउन कर दिया। इन 1688 a son Catholic higher known to be as the old pretenders created political tension in England, और वो political tension create कर देते। इन 1688 में जेम्स सेकंड को इंग्लैंड से भागना होता है, वो इंग्लैंड में से भाग जाते हैं, और यहां से 1688 में क्या होता है, जेम्स जो सेकंड है, यहां पर विलियम थर्ड और मैरी सेकंड, ओके, मैरी सेकंड जो है वो चार्ल्स फर्स्ट की बिटिया, चार्ल्स सेकंड की बिटिया है, ओके, याद रखना। ब्लडलेस रेवोल्यूशन यहां पर हमें देखने को मिलेगा। द प्रोटेस्टेंट कॉल्ड जेम्स प्रोटेस्टेंट सन इन लॉ नेफ्यू विलियम थर्ड ऑफ ऑरेंज एंड हिज वाइफ मैरी सेकंड टू टेक ओवर द थ्रोन। यहां से जेम्स सेकंड भागते हैं, और यहां पर जो मैरी सेकंड है, मैरी सेकंड बिकेम द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, ओके, ही वॉज द सेकंड क्वीन, याद रखना, ही वॉज सेकंड क्वीन, फर्स्ट एलिजाबेथ, सेकंड मैरी, ओके। क्वीन एलिजाबेथ के बाद मैरी जो है वो एक फीमेल मोनार्क बनती है इंग्लैंड में। मैरी सेकंड टू टेक ओवर थ्रोन, यहां से मैरी सेकंड जो है वो थ्रोन को कब्जा कर लेती है, और यहां से एक नया शासन स्टार्ट होता है। विलियम्स आर्मी, जो विलियम्स है, विलियम्स की जो आर्मी है, लैंडेड फ्रॉम द नीदरलैंड, जेम्स फ्लेड, और जैसे ही विलियम्स की आर्मी इंग्लैंड आती है नीदरलैंड से, तो जो जेम्स सेकंड है वो भाग जाते हैं, और वो भागते हैं, और दिस इवेंट केम टू नोन द ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688। और इसी इवेंट को, जो ये इवेंट होता है, जो नीदरलैंड्स आर्मी आ जाती है इंग्लैंड में, व्हेन नीदरलैंड आर्मी केम इन इंग्लैंड एंड ऑन द ऑर्डर ऑफ विलियम्स, ओके, विलियम की ऑर्डर पर ये आते हैं, सो दिस इवेंट केम टू नोन एज द ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688। इसी को हम ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहते हैं 1688 का, ओके। ब्लडलेस था, कोई भी ब्लड नहीं था यहां पर, सिंपल। जेम्स सेकंड हाउएवर अटेम्प्टेड टू रिकैप्चर, लेकिन जेम्स सेकंड को कैसे ना कैसे करके रिकैप्चर किया जाता है, एंड द थ्रोन नोन एज जैकोबाइट रीजन, ओके, यानी जैकोबाइट राइजिंग कह देते हैं, ओके। नेक्स्ट 1689 में क्या होता है, 1689 दे पास द बिल ऑफ द राइट्स, उन्होंने, मैरी सेकंड ने 1689 में एक बिल पास किया अपने अधिकारों को लेकर, अपने हकों को लेकर बिल पास किया। तो ये पहला बिल था इंग्लैंड का, ओके, दिस वाज द फर्स्ट बिल। दे पास द बिल ऑफ द राइट्स, उन्होंने राइट्स को लेकर बिल पास किया बाय मैरी एंड विलियम। नेक्स्ट, मैरी सेकंड डाई एंड विलियम कंटिन्यू टू रूल टिल 1702, और 1702 तक विलियम इंग्लैंड में रूल करते हैं। विलियम ऑफ कहां के? नीदरलैंड, ओके, नीदरलैंड के जो किंग है वो इंग्लैंड में रूल करते हैं टिल 1702।
नेक्स्ट आफ्टर विलियम्स डेथ, जब विलियम्स की डेथ हो जाती है इन 1702, मैरी सिस्टर, मैरी की सिस्टर थी एने, ओके एने, ओके याद रखना, एने केम टू द थ्रोन, और एने जो है वो अगेन सेकंड थर्ड फीमेल जो है वो क्वीन बनती है यहां पर, एने, एने केम टू द थ्रोन, और एने यहां से क्या आ जाती है, राजगद्दी पर आ जाते हैं। इन द रेस्टोरेशन पीरियड, यदि हम थोड़ा सा लिटरेचर पे बात करेंगे, ओके यहां से अब लिटरेचर थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्त, ओके लिटरेचर को हमें समझना पड़ेगा, यदि हम लिटरेचर नहीं समझेंगे तो बात खत्म हो जाएगी। यहां पर यदि हम लिटरेचर की बात करेंगे तो आइए लिटरेचर को हम थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है डन। चलो इन द रेस्टोरेशन एज, जो रेस्टोरेशन एज है फ्रॉम 1660 टू 1700, इन पोएट्री, इन पोएट्री क्लासिकल फॉर्म्स ऑफ द हीरोइक कपलेट एंड द ओड, ओके बिकम पॉपुलर। यदि हम बात करेंगे इन 1660 में कौन कौन सी चीजें थी पॉपुलर थे, कौन कौन से जैनर जो थे जो पॉपुलर थे, दी ओड एंड, ओड के साथ साथ और क्या था, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ, ओड के साथ साथ हीरोइक कपलेट, दी हीरोइक कपलेट एंड दी ओड वॉज फेमस जेनर एंड पॉपुलर जेनर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये पॉपुलर जेनर थे। कहते हैं विद द थिएटर्स ओपन इन 1660, और ओपन कर दिए जाते हैं थिएटर्स को 1660 में, कॉमेडी ऑफ मैनर्स बिकेम पॉपुलर। यदि हम यहां पर बात करोगे, यहां पर जितना भी आप ड्रामा पढ़ोगे, ओके लव फॉर लव, लव फॉर लव, ओके बड़ा प्यारा वर्क है विलियम कॉन्ग्रीव का, तो यहां पर एग्जैक्टली में समझना पड़ेगा कि यहां पर जो मैनर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स देखने को मिलेगी, बड़े बड़े लंदन बेस्ड लाइफ पर बात हो रही है यहां पर। लिटरेचर अभी जैसे विलियम शेक्सपियर जब सोनेट्स लिख रहे हैं तो लव पर लिख रहे हैं, एडमंड स्पेंसर लिख रहे हैं, ओके तो ये नेचर एग्जैक्टली में एक नेचुरल सी पोएट्री लिख रहे थे। ड्रामा पे आप देखोगे तो सुपर नेचुरलिज्म आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ब्लड शेड यहाँ पर देखने को मिलेगा, मोनार्क्स आपको देखने को मिलेंगे, एंड टेंशंस इन अ स्टेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, पॉलिटिकल टेंशंस एग्जैक्टली में विलियम शेक्सपियर के जितने भी वर्क्स पढ़ोगे आप वो वहां पर सारी चीजें डिपिक्शन मिलेगा। इन रेस्टोरेशन पीरियड देर इज न्यू जेनर, एक नया जेनर आता है, न्यू जेनर इमर्ज, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज द फॉर्म ऑफ ड्रामा, एक ड्रामा का फॉर्म है विच डिपिक्ट्स द लाइफ ऑफ लंडन इन ऑफ मिडिल क्लास एंड हाई क्लास फैमिलीज। तो जो मिडिल क्लास एंड हाई क्लास फैमिलीज की जो लाइफ है लंदन की, वो डिपिक्शन है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। क्लियर है? चले तो याद रखना कॉमेडी ऑफ मैनर्स बिकम पॉपुलर, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, और दिस इज द न्यू जेनर ऑफ ड्रामा, एक नया जेनर था ड्रामा का जिसे हमने नाम दिया कॉमेडी ऑफ मैनर्स। एंड हीरोइक कपलेट एंड दी ओड वर वेरी पॉपुलर इन द रेन ऑफ रेस्टोरेशन पीरियड। Major works including Milton's Paradise in 1667, Milton's Paradise Lost 1667, Absalom and Achtophel is an allegory, एक political allegory है 1681, and Bunyan's Pilgrim's Progress, Pilgrim's Progress भी क्या है, एक जॉन बनियान का एक बहुत प्यारा वर्क है Pilgrim's Progress, ये भी एक religious allegory है, ओके याद रखना in 1678। Now कॉमेडी ऑफ मैनर्स को हम रेस्टोरेशन कॉमेडी कहते हैं, कॉमेडी ऑफ मैनर्स को हम रेस्टोरेशन कॉमेडी भी कहते हैं। हीरोइक कपलेट लंदन लाइफ, ओके हीरोइक कपलेट एंड लंदन लाइफ। नेक्स्ट हम कहते हैं बे ऑफ द वर्ल्ड बाय विलियम कॉन्ग्रीव, इनका एक वर्क है बे ऑफ द वर्ल्ड बाय विलियम कॉन्ग्रीव, ओके ये बहुत प्यारा ड्रामा है, ये मतलब एक एग्जांपल है, किस चीज का एग्जांपल है, बे ऑफ द वर्ल्ड कॉमेडी ऑफ मैनर्स का, ओके बे ऑफ द वर्ल्ड। देयर वर सम ड्रामेटिस्ट जैसे जॉन ड्राइडन, जॉन ड्राइडन वॉज अ पोएट एज वेल एज अ ड्रामेटिस्ट, वो एक पोएट भी थे और एक ड्रामेटिस्ट भी थे। ऑल फॉर लव, ओके लव फॉर लव किसका है, विलियम कॉन्ग्रीव, ऑल फॉर लव जॉन ड्राइडन, ओके ऑल फॉर लव वॉज अ ड्रामा, द कन्क्वेस्ट ऑफ गरनाडा, औरंगजेब एंड मैक फ्लैकनॉय एक सटायर है, ओके याद रखना प्लीज, आप पेन डाउन करते जाएं। तो जॉन ड्राइडन wrote the some work of drama like All for Love, The Conquest of Granada, Aurangzeb and Mac Flecknoe। याद रखिएगा, भूलिएगा मत, यहां से कभी भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकते हैं। और याद रखिएगा ऑल फॉर लव बहुत फेमस है, केवीएस एनवीएस के एग्जाम में कई बार यहां से क्वेश्चंस आए,
केवीएस एनवीएस के एग्जाम में कई बार यहां से क्वेश्चन आए हैं। ओके, एंड इवन यूजीसी नेट, इवन यूजीसी नेट याद रखना। ओके, यूजीसी नेट में भी बहुत बार क्वेश्चन यहां से पूछे गए। सो ऑल फॉर लव, द कंक्वेस्ट ऑफ गरनाडा, औरंगजेब एंड मैक फ्लैटनॉय, भूलिएगा मत। नेक्स्ट, विलियम बाय शिरले। विलियम बाय शिरले का एक बहुत फेमस वर्क है द कंट्री वाइफ, द प्लेन डीलर। ओके, प्लेन डीलर एंड द कंट्री वाइफ। यदि आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो सच में बहुत डीप नॉलेज रखता है और आप उसने एग्जाम दिए तो आप समझ सकते होंगे द कंक्वेस्ट ऑफ गरनाडा है, औरंगजेब है, द कंट्री वाइफ है, द प्लेन डीलर है, कितनी बार एग्जाम में पूछे गए। नेक्स्ट, जॉर्ज इथर्स। ओके, याद रखना। नेक्स्ट आता है जॉर्ज इथर्स, द मैन ऑफ मोड। 4 आता है विलियम कॉन्ग्रीव, द बे ऑफ द वर्ल्ड, लव फॉर लव। जॉन बैनवर्ग, ओके, द रिलैप्स एंड द प्रोवोक्ड वाइफ। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोएट्री में, जॉन ड्राइडन, डोमिनेंट पोएट। ओके, जॉन ड्राइडन वाज अ डोमिनेंट पोएट। एब्सोलम एंड एक्टोफिल, एब्सोलम एंड एक्टोफिल एंड रिलीजियो लेसी। ओके, रिलीजियो लेसी। नेक्स्ट, सैमुअल बटलर, इनका एक वर्क मिलेगा ह्यूडिब्रेस। ओके, नेक्स्ट, एडमंड बॉलर, पॉलिटिकल एंड लिरिकल पोएट्री ये लिख रहे थे। जॉन ड्राइडन की कुछ हम यहां पर बात कर लेते हैं, प्रोज एंड नॉन फिक्शन वर्क है। एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी। ओके, एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी, तो यहां पर आपको याद आएगा एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी वाज अ क्रिटिकल वर्क, वाज रिटन बाय जॉन ड्राइडन इन द इवेंट ऑफ वॉर विद द डच। जब वॉर हो रहा था डच के साथ तब यहां पर इसे लिखा गया था। जॉन लॉक, एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन। टॉमस हॉब्स का वर्क है लिवियाथन। लिवियाथन बहुत ही प्यारा एक प्रोज है, वर्क है, याद रखिएगा। देयर वॉज ओनली अ फीमेल राइटर। ओके, एक फीमेल राइटर थी, दुनिया की पहली फीमेल, दुनिया की नहीं, इंग्लिश लिटरेचर में पहली फीमेल राइटर बनती है एफ्रा वैन। जैसे कि आपको याद आ रहा है एफ्रा वैन। एफ्रा वैन का एक वर्क है दी रोबर। एंड फर्स्ट प्रोफेशनल वुमेन राइटर इन इंग्लिश लिटरेचर, पहली प्रोफेशनल राइटर बनती हैं, उनका नाम है एफ्रा वैन। तो एफ्रा वैन इज एसोसिएटेड विद द रेस्टोरेशन एज। ओके, ये रेस्टोरेशन पीरियड के साथ एसोसिएटेड है और एफ्रा वैन को आपको याद रखना है। लेकिन एफ्रा वैन बहुत पॉपुलर हुई, इनका एक वर्क आया था दी रोबर। दी रोबर बिकम वेरी वेरी पॉपुलर। ओके, दे बिकम वेरी पॉपुलर। यूजीसी नेट में बहुत बार आए ये सारे राइटर्स, बस जून और दिसंबर में जो जिंदगी में डीकॉप मनमत की तरह बन के आए हैं यार। ठीक है, जून और दिसंबर में इससे लोग जिंदगी, हाँ ये तो है, ठीक है। नहीं लेकिन आप पता है दिसंबर और जून वाले पैटर्न में यदि आप देखोगे ना तो पता नहीं, मैं शॉक्ड नहीं हूं पेपर से। यदि आप लोग मुझे कभी मुझे फॉलो करते हैं यूजीसी नेट के लिए, तो मैंने हमेशा, जैसे कि उन्होंने कहा कि इस बार उन्होंने फेरी क्वीन, ओके, एडमंड स्पेंसर का एक वर्क है फेरी क्वीन, तो फेरी क्वीन से इन्होंने इवेंट से क्वेश्चन पूछ लिया, सीक्वेंस ऑफ लाइंस इन्होंने पूछ ली, सीक्वेंस इवेंट्स इन्होंने पूछ ली, कोई बड़ी बात है ही नहीं। इन्होंने फ्रांसिस बेकन के ऑफ स्टडीज का सीक्वेंस पूछ लिया कि कौन सी लाइन सबसे पहले आएगी। तो ये तो आता है, हमेशा से आता था। जो आप जो 2012-2014 के क्वेश्चंस आप उठाकर देखिए, वहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए और मैंने प्रैक्टिस कराई है, इसलिए मैं शॉक नहीं हूं, इसलिए मैं बिल्कुल भी शॉक नहीं हूं। इस टाइप का पेपर कभी भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है। ट्रेडिशनल क्वेश्चन 50-60% तो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस थे ना। यदि 20-30 क्वेश्चंस ऐसे आ जाएं जो कि नए पैटर्न पर थे, वो नए नहीं है, वहीं से पूछे गए, ट्रेडिशनल राइटर है लेकिन उनको थोड़ा सा डेप्थ में जाकर पूछ लिया गया। चले नेक्स्ट, में क्यों ही बात कर रहा हूं यहां। नेक्स्ट अब हम कहते हैं ऑगस्टन एज। दिस एज was the very very important age in English literature, the age of Augustan age. Okay, Augustan age begins from 1700 to 1745. Okay, it ends with the death of Alexander Pope. यदि आपने इस एरा को समझा तो शायद आप पूरा इंग्लिश लिटरेचर समझ जाएंगे, आप टी.एस. इलियट तक समझ जाएंगे। ओके, ऑगस्टन एज, it was the age of revival. Okay, इट वॉज द एज ऑफ रिवाइवल ऑफ क्लासिकल लिटरेचर। यहां पर एक वर्ड नेचर का इन्होंने यूज किया है। नेचर में, इन नेचर का मतलब यहां पर ह्यूमन नेचर की बात की गई है। ओके, सो इट इज द एज ऑफ रिवाइवल, दिस इज द एज डिपिक्ट्स क्लासिकल वर्क्स बाय अलेक्जेंडर पोप। Alexander Pope was the writer who writes everything in heroic couplet.
even they talk in heroic couplet in normal life, in ordinary life, day to day life. वो डे टू डे लाइफ में और हीरोइक कपलेट में बात करते हैं। ये अक्सर अपने पापा से भी हीरोइक कपलेट में बात करते थे। एक इवेंट है जहां पर जिक्र आता है कि जहां पर उनके फादर भी इन्हें डांट देते हैं हीरोइक कपलेट में, तो ये उनसे भी हीरोइक कपलेट में बात करते हैं। So that's why Augustine is from 1700 to 1745, and this era ends with the death of Alexander Pope, और इसे हमने एज ऑफ पोप एंड जोनाथन स्विफ्ट की भी हम इसे एज कहते हैं, एज ऑफ पोप एंड स्विफ्ट। यहां पर जोनाथन स्विफ्ट एक बहुत सटायरिस्ट, आयरलैंड एक आयरिश राइटर है जोनाथन स्विफ्ट। ओके, याद रखना जोनाथन स्विफ्ट। क्लियर है कहानी? चले, अब आप लोगों के माइंड में पता नहीं क्या ही चल रहा होगा, मुझे नहीं पता। सो ऑगस्टन इज एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप एंड जोनाथन स्विफ्ट from 1700 to 1745. There are some major historical background. First आपको समझना है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ओके, कॉफी हाउसेस, यदि कॉफी हाउस है, अच्छा यश यू नो व्हेन कॉफी हाउस स्टार्टेड, तो देयर इज समथिंग न्यू जेनर इमर्ज इन इंग्लैंड। ओके, उस टाइम पर एक नया जेनर था लिटरेचर का जो इमर्ज होता है विद द कॉफी हाउस। पीरियोडिकल्स आपको देखने को मिलते हैं इस टाइम पर, पीरियोडिकल्स आपको देखने को मिलते हैं, जर्नल्स आपको यहां पर देखने को मिलते हैं, जर्नल्स आपको देखने को मिलते हैं, एंड कॉफी हाउसेस के साथ साथ जर्नल्स हैं, न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर हम इन्हें न्यूज़पेपर ही कहते हैं। मैगजीन्स आपको यहां पर देखने को मिलती हैं, यस और नो, मैगजीन्स आपको देखने को यहां पर मिलती हैं, मैगजीन्स आपको देखने को मिलेंगी, पीरियोडिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, जर्नल्स आपको देखने को मिलेंगे। सो याद रखना दिस एरा केम विद सम न्यू जेनर ऑफ लिटरेचर। ये एरा नए जेनर के साथ आता है। यहां पर कुछ नए जेनर क्या क्या थे, नए जेनर जो थे वो थे पीरियोडिकल्स, एसेज। ओके, मतलब ये झलक थी, और हम ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा इट इज द फाउंडेशन ऑफ, ओके, या इसे हम कह सकते हैं प्री नॉवल वाले जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। पीरियोडिकल्स, पैम्फलेट्स, मैगजीन्स, जर्नल्स। पैम्फलेट तो पहले भी आ रहे थे, पैम्फलेट तो पहले भी लिखे जा रहे थे। यूनिवर्सिटी बिट्स, ऑलमोस्ट ऑल यूनिवर्सिटी बिट्स रॉट मैनी पैम्फलेट्स। ओके, ऑल यूनिवर्सिटी बिट्स रॉट मैनी पैम्फलेट्स। ओके, मैनी पैम्फलेट्स उन लोगों ने लिखे हुए, आप देखिएगा। चले यहां पर आप देखते हैं कॉफी हाउसेस। देन आप बात करेंगे मेजर वर्क्स ऑफ द पीरियड एंड फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल। अच्छा, फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल कौन कौन है, याद रखना, RSSF। ओके, सैमुअल रिचर्डसन, याद आ रहा होगा, सैमुअल रिचर्डसन। ओके, हेनरी फील्डिंग, सैमुअल टॉबिसलेट। ओके, याद आ रहा है, लॉरेंस स्टर्न was the four novel wheel। ओके, फोर व्हील ऑफ नॉवेल। ये फोर नॉवेलिस्ट के नाम है जिनका नाम है RSS। मैंने इनको फोर व्हील ऑफ नॉवेल को याद करा रखा है, RSS का मतलब क्या हो जाएगा सर, R का मतलब हो जाएगा सैमुअल रिचर्डसन, टोबियास स्मॉलेट, लॉरेंस स्टर्न, एंड F का मतलब क्या हो जाएगा, हेनरी फील्डिंग। RSS ने किस भारत की और पार्टीज की क्या कर दी है, फील्डिंग लगा दी है। तो RSS ने अदर पार्टीज की क्या लगा दी है, फील्डिंग लगा दी है। तो याद रखना फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल्स के नेम। ओके फाइन, तो यहां से आपको समझना है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स आपको देखने को मिलेंगे। कॉफी हाउसेस स्टार्ट विद सम न्यू जेनर ऑफ लिटरेचर, फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेजर वर्क्स ऑफ द पीरियड। डन, चले नेक्स्ट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, रेन ऑफ क्वीन एने। ओके, यू नो कि विलियम ऑफ नॉर्मेंडी डाइड इन नॉर्मेंडी नहीं, सॉरी नॉर्मेंडी कहाँ कह रहा हूं मैं भूल रहा हूं, विलियम ऑफ नीदरलैंड्स। ओके, विलियम ऑफ नीदरलैंड्स डाई इन 1702, और क्वीन एने वाज द सिस्टर ऑफ मैरी सेकंड। ये मैरी सेकंड की सिस्टर थी, एंड बिकेम द क्वीन ऑफ इंग्लैंड 1702-14। ओके, 1702-14, क्वीन ऑफ एने, डॉटर ऑफ जेम्स सेकंड। ये जेम्स सेकंड की बेटी थी, लास्ट मोनार्क ऑफ द स्ट्रॉट डायनेस्टी, जो कि लास्ट मोनार्क होती है स्ट्रॉट डायनेस्टी की। नेक्स्ट, शी वेयर 70 प्रेगनेंसीज, मिसकैरेज एंड सेवरल ऑफ हर चिल्ड्रन डाई। ये 17 बार ये प्रेग्नेंट होती हैं लेकिन इनको बच्चा नहीं होता, और ये विदाउट हायर, इनके पास शी हैज नो मेल आयर, कोई भी इनके पास मेल आयर नहीं था। इतनी बात आपको याद रखनी है, कोई भी मेल आयर इनके पास नहीं था।
नेक्स्ट यहां पर हम बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वॉर ऑफ द स्पेनिश सक्सेशन 1702 टू 13, 1702 टू 13 यहां पर वॉर ऑफ द स्पेनिश सक्सेशन आपको देखने को मिलते हैं। द वॉर वॉज सेटल बाय द ट्रीटी ऑफ यूट्रेक्ट, एक यूट्रेक्ट की ट्रीटी हुई थी, उसके साथ ये वॉर जो है स्पेनिश के साथ, स्पेनिश तो काफी दिनों से खुदा पड़ा हुआ था इन लोगों से। आपको याद हो रहा है स्पेनिश ने जब स्पेनिश अरमाडा भेजा था क्वीन एलिजाबेथ सेकंड को लेकर, क्वीन एलिजाबेथ को लेकर, तो तब से स्पेनिश के साथ इंग्लैंड के संबंध अच्छे नहीं थे। अगेन कहते हैं ना कि इंसान जब जो बात दिल में रख ले वो कभी ना कभी उभारता है। सो याद रखिएगा यहां पर वॉर ऑफ द स्पेनिश सक्सेस यहां पर आपको देखने को मिलता है 1702 से 13। द वॉर वॉज सेटल्ड बाय द ट्रीटी ऑफ यूट्रेक्ट। यदि हम बात करेंगे, इट क्रिएटेड, ये जो ट्रीटी होती है, इट क्रिएटेड न्यू ट्रेड अपॉर्चुनिटीज विद द इंग्लैंड, और अब स्पेन जो है वो इंग्लैंड के साथ नए नए बिजनेस कर सकता था आफ्टर दिस ट्रीटी। नेक्स्ट, बाय द एक्ट ऑफ 1707, बाय द एक्ट ऑफ 1707 मतलब स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड नहीं, वेल्स की हम बात करें जो तीन है, इंग्लैंड है, द यूनियन ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, यहां पर एग्जैक्टली में ब्रिटेन वॉज क्रिएटेड बाय द यूनियन ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, और यूनियन ऑफ स्कॉटलैंड और इंग्लैंड बन जाता है और इट बिकम्स यूके, और यहां से वो क्या बन जाता है सर, यूके बन जाता है। द स्टैचू ऑफ क्वीन एनी फॉर द फर्स्ट कॉपीराइट लॉ वॉज पास्ड इन 1710, और यहां पर कॉपीराइट लॉ पास होता है, क्वीन एनी का जो स्टैचू है, ये रहा स्टैचू, एक कॉपीराइट एक्ट यहां पर पास होता है कि अब कोई किसी के वर्क्स को कॉपी नहीं कर सकता, कोई भी किसी के वर्क्स को कॉपी नहीं कर सकता था। चले नेक्स्ट, यहां पर ये चीज आपको समझ में आई, सक्सेशन ऑफ जॉर्ज फर्स्ट, और यहां से क्वीन एनी के कजन ब्रदर कजन थे जॉर्ज फर्स्ट। ओके, बड़े ध्यान से याद रखना, जॉर्ज नाम का पहली बार इंग्लैंड में किंग बनता है 1714 में। यहां पर हम कहते हैं द हैनोवेरियन सक्सेशन जो है, द हैनोवेरियन सक्सेशन 1714 टू 1837। ओके, यहां पर एग्जैक्टली में सक्सेशन ऑफ जॉर्ज फर्स्ट, क्वीन एनी, जो फैमिली ट्री देखेंगे, क्वीन एनी जो है वो जॉर्ज इलेक्टर ऑफ हैनोवर, ओके, यहां से इनके रिलेशन है, तो इनके कजन थे, सक्सेशन ऑफ जॉर्ज फर्स्ट, क्वींस एन्स कजन, एंड ही बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड, और इन 1714 वो 1714 में क्या बन जाते हैं, किंग बन जाएंगे। द हॉनोरवियंस एस्टैब्लिश प्रोटेस्टेंटिज्म, इन्होंने वापस से इंग्लैंड में क्या ला दिया, प्रोटेस्टेंटिज्म ला दिया। फाइन, प्रोटेस्टेंटिज्म बहुत लिबरल रिलीजन था, एक लिबरल ब्रांच थी क्रिश्चियनिटी की। ओके, याद रखना। सर रॉबर्ट वॉलपोल का नाम आपने सुना है, सर रॉबर्ट वॉलपोल, तो सर रॉबर्ट वॉलपोल वाज द फर्स्ट मैन टू बी एज अ प्राइम मिनिस्टर। रॉबर्ट वॉलपोल जो है, सर रॉबर्ट वॉलपोल बिकेम द फर्स्ट मैन टू बी एज प्राइम मिनिस्टर इन इंग्लैंड, उन्हें प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड कंसीडर किया जाता है, रॉबर्ट वॉलपोल। ही सर्व अंडर बोथ द किंग जॉर्ज फर्स्ट एंड जॉर्ज सेकंड, वो दोनों के रेन में वो सर्विस अपनी प्रोवाइड करते हैं। द नेम कम्स फ्रॉम द डेट ऑफ रोमन एम्परर अगस्टस, इस पीरियड को हम ऑगस्टन एज भी कहते हैं, ऑगस्टन एज लिटरेचर। द नेम्स कम फ्रॉम द रोमन एम्परर अगस्टस एंड हु रूल्ड वर्जिल, हॉरेस एंड ओबिड वर राइटिंग, ओके, एंड सजेस्ट अ क्लासिकल पीरियड ऑफ लिटरेचर। और यहां पर जो वर्जिल है, हॉरेस है, ओबिड है, जहां पर वो राइटिंग कर रहे थे, उन सबका रिवाइवल कहा जाता है, एंड क्लासिकल पीरियड ऑफ लिटरेचर, इसे क्लासिकल पीरियड ऑफ लिटरेचर कहा जाता है। ओके, एग्जैक्टली में एक चीज मुझे याद आ गई है, चलो बाद में बताऊंगा। खैर नेक्स्ट हम चलते हैं, द मेजर राइटर ऑफ दिस एज, यहां पर इस एज में कुछ राइटर्स थे जैसे अलेक्जेंडर पोप, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ड्राइडन इन पोएट्री, जोनाथन स्विफ्ट वाज अ सटायरिस्ट, जोसेफ एडिशन वाज अ पब्लिशर। ओके, जिन्होंने जोसेफ एडिशन को, आपको वर्क याद आ रहा होगा, स्पेक्टेटर याद आ रहा है, स्पेक्टेटर एंड टैटलर, ये जो दो पीरियडिकल्स थे वो इनको लॉन्च करते हैं, जोसेफ एडिशन। क्लियर है? अच्छा, इन ऑगस्टन पीरियड फ्लरिश द पोएट्री ऑफ अलेक्जेंडर पोप। एग्जैक्टली में इस पीरियड में अलेक्जेंडर पोप की जो पोएट्री है वो काफी फ्लरिश करती है, विथ हिज मास्टरी ऑफ द कपलेट इन एसे ऑन मैन, mock epic the rape of the lock 1712. Many of Pope's line became famous sayings such as the one of from Essay on Criticism, fools rush in where angels fear to tread, fools rush in where angels fear to tread. Okay, याद रखना। नेक्स्ट यहां पर कहते हैं द ऑगस्टस इज ऑल्सो नोटेबल फॉर जर्नलिज्म,
जर्नलिज्म, व्हाई वी कंसिडर इट द एज ऑफ जर्नलिज्म, बिकॉज ऑफ पीरियडिकल्स जो है वो जर्नल का ही पार्ट है, वो न्यूज़पेपर में ही तो आ जाते हैं, जो जर्नल्स के पार्ट है वो न्यूज़पेपर में ही तो आते हैं। द ऑगस्टन इज ऑल्सो नोटेबल फॉर जर्नलिज्म एंड फिक्शन राइटिंग दैट इज इनविजिबल इन द वर्क ऑफ डैनियल डेफोए। डैनियल डेफोए का एक कोई मुझे बुक बताओ, डैनियल डेफोए का मुझे बुक बताओ। चलो, रॉबिन्सन क्रूसो कह दोगे, मॉल फ्लैंडर्स कह दोगे, ओके। And who began as a pamphleteer and ended by securing his place in the canon of great novelists with such famous work as Robinson Crusoe and Mole Flanders, which are fictions appear to be autobiographical। वो autobiographical थे, लेकिन याद रखना, याद रखना, याद रखना, याद रखना कि जोसेफ एडिशन को, जोसेफ एडिशन नहीं, सॉरी, यहाँ पर आपको याद रखना है, जो डैनियल डेफोए है, इन्होंने पहले नॉवल जैसे वर्क तो लिखे, लेकिन एग्जैक्टली उन्हें कंसीडर नहीं किया गया। ओके, ही वाज नॉट द फर्स्ट नॉवेलिस्ट। ओके, फर्स्ट नॉवेलिस्ट सैमुअल रिचर्डसन है। ओके, हेनरी फील्डिंग, हेनरी फील्डिंग, ठीक है, याद रखना, हेनरी फील्डिंग है, सैमुअल रिचर्डसन है। ऑगस्ट हेनरी फील्डिंग इज द फादर ऑफ, ही इज द फादर ऑफ नॉवल, याद रखना, इंग्लिश नॉवल। ऑगस्टन पोएट्री केम आउट ऑफ इंटेलिजेंस, गुड सेंस, रीजन एंड सैनिटी। जब आप अलेक्जेंडर पोप को जब आप पढ़ते हो तो वहां पर इंटेलिजेंस आपको देखने को मिलती है, गुड सेंस आपको देखने को मिलता है, रीजन एंड सैनिटी आपको देखने को मिलती है। पॉलिश एंड इलेजेंस ऑफ फॉर्म वेयर ऑफ मोर इंपोर्टेंस एंड सबटिलिटी और ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट, इट इग्नोर्स प्राइमरी ह्यूमन इमोशंस एंड फीलिंग ऑफ फोकस ऑन आर्टिफिशियलिटी। नेक्स्ट, इट डायडेक्टिक एंड सटायरिक था, ये नॉर्मल सी बातें आपको याद रखनी है। अब आपको आते हैं द ऑगस्टन एज। यहां पर आपको द 4 व्हील ऑफ नॉवेल्स आपको देखने को मिलते हैं। 4 व्हील्स ऑफ नॉवेल को प्लीज याद रखना, यहां से कभी भी क्वेश्चन बन सकता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो 4 व्हील्स ऑफ नॉवेल इज एसोसिएटेड विद द ऑगस्टस पीरियड। ओके, ऑगस्टस पीरियड इन इंग्लैंड, नॉट इन रोमन। ओके, रोम की हम बात नहीं कर रहे हैं। एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप या एज ऑफ आप जोनाथन स्विफ्ट भी कह सकते हैं। अ मॉडेस्ट प्रपोजल जोनाथन स्विफ्ट का बहुत प्यारा वर्क है, आयरलैंड पर एक सटायर है, आयरिश पीपल पर। नेक्स्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आपको याद रखना है RSSF। RSS को आप याद रख सकते हैं, भारत में बहुत डोमिनेंट है RSS। सैमुअल रिचर्डसन, आर का मतलब क्या है, सैमुअल रिचर्डसन। ओके, इन्हें हम कहते हैं कि ये बहुत सेंटिमेंटल नॉवेल्स को लिख रहे थे, इन्हीं की कॉपी कर रहे थे, जस्ट पैरोडी इन्होंने की है आपके सैमुअल रिचर्डसन की, हेनरी फील्डिंग ने। तो पहले आर का मतलब है, आर स्टैंड फॉर सैमुअल रिचर्डसन, एस फॉर टोबियास स्मॉलेट। ओके, साइकोलॉजिकल नॉवेल जो लिखते हैं। एंड यहां पर आपको समझना है डेक्स लॉरेंस ईस्टन, एंड द फोर्थ इज हेनरी फील्डिंग। तो आरएसएस ने एफ कर लगा दी। ओके, आरएसएस ने फील्डिंग लगा दी। तो मैं ऐसे याद करवा देता हूं बच्चों को, तो याद रखना, मतलब दे आर कंसिडर एज द 4 व्हील ऑफ नॉवेल्स, क्योंकि इन्होंने नॉवेल्स की बिगनिंग की है, इसके बाद नॉवेल्स बहुत अच्छे से इमर्ज होते हैं। सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, टोबियास जॉर्ज स्मॉलेट एंड लॉरेंस ईस्टन, these 4 novelists are called the 4 pillars और 4 wheels of the van of the English novel। जो इंग्लिश नॉवेल की वैन है उन्हें 4 व्हील्स यही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द टैटलर, एक पीरियडिकल था, फर्स्ट पीरियडिकल नहीं, सेकंड पीरियडिकल कह सकते हैं वैसे, फर्स्ट एक आया हुआ था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। 1709 से 1711 एक पीरियडिकल है। द फीमेल टैटलर 1709 से 1710, द टोरी टैटलर 1710 से 1711, टैटलर रिवाइव्ड 1727 से 1728, द स्पेक्टेटर 1711, द जेंटल्समैन मैगजीन, द लंडन मैगजीन, द बी, द रैम्बलर एंड ट्वाइस वीकली आया करती थी। मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी। नेक्स्ट, अर्ली ऑगस्टन एंड एज ऑफ ड्राइडन। जो अर्ली एज ऑफ ड्राइडन थी उसे रेस्टोरेशन पीरियड में, जैसे आपको जॉन ड्राइडन का एक वर्क है एब्सोलम एंड एक्टोफिल, मैक फ्लैक्नॉय, ऑल फॉर लव। ओके, याद रखना, मैक ऑफ फ्लैक्नॉय जो है वो एक सटायर है। ओके, इट वाज अ सटायर। एब्सोलम एंड एक्टोफिल एलेगरी है। ओके, याद रखना, एलेगरी है। एंड ऑल फॉर लव इज अ ड्रामा। ओके, और एक कॉमेडी ऑफ मैनर्स, याद रखना, ड्रामा, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स। नेक्स्ट, जॉन मनियन का एक वर्क है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, इज अ रिलीजियस एलेगरी। एंड सैमुअल बटलर का ह्यूडिब्रेस है, और एफ्राबैन का उरुनोको। ओ भाई साहब क्या वर्क है उरुनोको। आई थिंक एडनबर्ग रिव्यू था। टैटलर से पहले था 1704। ओके यश, चले। अच्छा यश, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुमने क्लासेस ऑलरेडी ली हैं,
ठीक है, तो प्लीज मुझे एक बार बताइएगा, चलिए आगे हम बात करते हैं। सो देयर वर जॉन ड्राइडन, एप्सुलम एक्टोफिल, जॉन बनियान का याद रखना, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, एफ्राबेन का उरुनुको। नेक्स्ट, प्रॉपर ऑगस्टन पीरियड या एज ऑफ पोप में कुछ राइटर्स थे, जैसे पोएट्स जो थे वो अलेक्जेंडर पोप, द रेप ऑफ द लॉक 1711 के आसपास पब्लिश हुआ। ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, ऐसे ऑन मैन, इनके दोनों एक क्रिटिकल वर्क्स हैं। ओके, चलो जोनाथन स्विफ्ट का गुलिवर ट्रेवल्स, मॉडेस्ट प्रपोजल, ये दोनों वर्क को याद रखना है। ये दोनों के दोनों गुलिवर ट्रेवल्स जो है, मॉडेस्ट प्रपोजल है, ये नॉन फिक्शनल वर्क है। ओके, ये नॉन फिक्शनल वर्क है। मॉडेस्ट प्रपोजल तो फिक्शनल हो जाएगा, लेकिन गुलिवर ट्रेवल्स जो है वो नॉन फिक्शनल है। प्रोज राइटर में जोसेफ एडिसन, रिचार्ड स्टील, डैनियल डेफोए, डैनियल डेफोए का रॉबिन्सन क्रूसो एंड मॉल फ्लैंडर्स, बहुत प्यारा वर्क है। एंड सैमुअल जॉनसन, ये तो ओलिवर गोल्ड स्मिथ का सी स्टूप्स टू कन्क्वायर, एडवर्ड गिवन एंड जेम्स बॉसवेल, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांजिशनल एज, लेकिन आज के लिए बस इतना ही काफी है ना। सो बाकी जो मुलाकात है वो करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो चलिए फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं ट्रांजैक्शनल पीरियड। ट्रांजैक्शनल पीरियड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन? It is known as Age of Johnson. Okay, this period is known as Age of Johnson. Why Age of Transitional Period? Why it is called Age of Transitional Period and Age of Johnson? There are two factors. The first is Dr. Samuel Johnson, who dominated this period. मतलब Dr. Samuel Johnson was a prominent writer in this period. And the age of sensibility, मतलब सेंस समझ रहे हो, एक एक चीज पे परफेक्शन, इंस्टिंक्ट, फीलिंग, ओके याद रखना, इंस्टिंक्ट, फीलिंग एंड ओरिजिनल जीनियस, मतलब जो ओरिजिनल जीनियस है, टू न्यू क्लासिकल बैलेंस, रिस्ट्रेंट एंड परफेक्शन बिकम पॉपुलर। एक इस पीरियड में क्या होता है कि बैलेंस हो जाती हैं चीजें। यहां पर हम एज एंड प्रोज की हम बात कर रहे हैं, एज एंड प्रोज एंड रीजन पे हम बात कर रहे हैं, तार्किकता पे बात कर रहे हैं। सो दिस पीरियड बिगिंस फ्रॉम 1745 to 1798. This period begins from 1745 to 1798 till Romantic era. So आइए स्टार्ट कर लेते हैं। यहां पर आपको कुछ चीजें मिलेंगी। ट्रांजैक्शनल एज, ट्रांजैक्शनल एज को हम एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन भी कहते हैं। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर यहां पर आपको देखने को मिलेगा। देन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, न्यू क्लासिकल रोमांटिक एंड द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, फिक्शन राइटिंग, ग्रेवयार्ड पोइट्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। अदर वर्क्स ऑफ द पीरियड यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। एज ऑफ सेंसिबिलिटी में यहां पर सैमुअल रिचर्डसन, फील्डिंग, ईस्टर्न, ओके, फिक्शन राइटिंग, ग्रेवयार्ड पोइट्स जैसे ग्रेग, यंग, ब्लेयर, ओके, अदर वर्क्स ऑफ दिस पीरियड यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ये एरा स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम 1745 टू 1798 टिल रोमांटिक एरा। आफ्टर 1770 इसे हम प्री रोमांटिक पीरियड भी कहते हैं। ओके, इसे प्री रोमांटिक पीरियड कहते हैं। ये एक चेंज था, एक प्रोज एंड रीजन से, जो एक प्रोज एंड रीजन था, उससे एक चेंज था नेचुरलिज्म की तरफ। ओके, नेचर पर बात कर रहे थे, पेड़ पौधे पत्ते ये डोमिनेंट हो चुके थे, रस्टिक लैंग्वेज। अब तक का जो पीरियड है ये इन दिस पीरियड एज ऑफ सेंसिबिलिटी, a sense that prefer instinct, feeling and original genius to neoclassical balance. ओके, याद रखना, रिस्ट्रिक्ट मतलब मॉडिफिकेशन, मॉडरेशन एंड परफेक्शन बिकेम डोमिनेंट। इस फील्ड में जो परफेक्शन है, क्योंकि एक वर्क आता है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का 1779 और 81 के टाइम पर, लाइव्स ऑफ द इमिनेंट इंग्लिश पोइट। इन दिस वर्क he depicts about 52 poets, English poets, and in this work he coined the term metaphysical poets, okay, with Abraham Cowley chapter. Abraham Cowley का जो चैप्टर है उसमें ये metaphysical poets का टर्म कॉइन करते हैं। और जॉन मिल्टन के जो वर्क हैं उनको भी क्रिटिसाइज भी करते हैं, कुछ वर्क को तारीफ भी करते हैं, प्रेज भी करते हैं, एडमायरर भी बनते हैं। तो मतलब ये एज जो है वो परफेक्शन की एज मानी जाती है। सो याद रखिएगा, यहाँ पर जो नॉवेल्स हैं वो उसका पीक हाई जा रहा है, ड्रामा डाउनफॉल पर जा रहा है। बड़े ध्यान से समझना, साइमल्टेनियसली ड्रामा वाज ऑन डिक्लाइनेशन
एंड नॉवेल्स एंड पोएट्री ऑन इट्स पीक। ए पोएट्री इसका ग्राफ समझोगे ना आप, तो नॉवेल्स अपने पीक पर जा रहे हैं, ओके, और पोएम्स तो साइमल्टेनियसली पीक पर अभी पहुंच ही रही हैं। रोमांटिक एरा आएगा तो फिर पोएम्स अपनी पीक पर होंगी और नॉवेल्स हल्का सा डाउनफॉल करेंगे। तो मतलब ये ग्राफ समझना जरूरी है कि राइटिंग कैसे चेंज होती है। तो याद रखिएगा, यहां पर कहते हैं द एज ऑफ सेंसिबिलिटी 1740 टू 1798, एज ऑफ जॉनसन और ट्रांजिशनल पीरियड, ओके, जॉर्ज सेकंड का ये टाइम पीरियड है। एज ऑफ सेंसिबिलिटी हम इसे कहते हैं बिकॉज इन दिस पीरियड अ सेंस दैट प्रेफर इंस्टिंक्ट, ओके, याद रखना क्या बोला, इंस्टिंक्ट, फीलिंग एंड ओरिजिनल जीनियस टू न्यू क्लासिकल बैलेंस, रिस्ट्रेंट एंड परफेक्शन बिकम डोमिनेंट। यहां पर जो रिस्ट्रेंट हैं, परफेक्शन हैं, वो डोमिनेंट हो चुके हैं। नेक्स्ट डॉक्टर सैमुअल जॉनसन हु डोमिनेटेड दिस फील्ड। यहां पर सबसे जो प्रोमिनेंट राइटर हैं वो हैं डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। द एज स्टार्टेड आफ्टर द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर पोप। ये जो एरा है वो जस्ट स्टार्ट होता है जब अलेक्जेंडर पोप की डेथ होती है इन 1745 एंड एंड विद द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स इन 1798। यहां पर कुछ इंपोर्टेंट इवेंट्स हैं, हम उनको भी डिस्कस करने वाले हैं। सो याद रखना, द एज स्टार्ट विद पोप्स डेथ, ओके, पोप्स के डेथ के बाद ये पीरियड स्टार्ट होता है एंड एंडेड विद द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स। इसी को हम कहते हैं 1798 रोमांटिक पीरियड। कौन सा पीरियड कहते हैं सर? रोमांटिक पीरियड, ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट, द इंपोर्टेंस इवेंट ऑफ दिस पीरियड वाज जेम्स वॉट। जेम्स वॉट इन्वेंटेड स्टीम इंजन इन 1769. Steam engine was invented by James Watt in 1769. In 1733, John Kay invented the flying shuttle. इन्होंने invented किया the flying shuttle को. In 1764, Hargreaves invented the spinning johnny. Okay, इन्होंने spinning johnny को भी क्या किया सर? एग्जैक्टली में शटल कॉक ये होती थी, ये वाली शटल कॉक है, ओके, एग्जैक्टली में। फिर इन्होंने एक इंजन को, एक स्टीम इंजन को एक्चुअली में क्या किया सर? इन्वेंटेड किया। देन फिर जॉन कीज का फ्लाइंग शटल, ये वाला मशीन आ जाती है, ओके, याद रखना। जेम्स वॉट का स्टीम इंजन आ गया एंड जेम्स हार्विंग का स्पैनिंग जेनी आ गया। स्पैनिंग जेनी जो कपड़े वगैरह बनाने के काम आता था, ओके, ये इस टाइम पर इन्वेंशन इनका स्टार्ट हो चुका था। राइट नाउ अब थोड़ा सा हमें डीपली समझना है, आराम से समझिएगा। अब इस पीरियड में एग्जैक्टली में अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड को एक साथ देखना है। इन दिस पीरियड हम बात कर रहे हैं, इंग्लैंड रूल्ड ओवर अमेरिका, ओके, तो 1775 के आसपास में अमेरिकन रेवोल्यूशन आएगा, आजाद हो जाएगा। इन फ्रांस देयर वर जो फ्यूडलिज्म सिस्टम था, ओके, फ्यूडल सिस्टम, यहां पर अमेरिका, फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में देखने को मिलेगा आपको। इसी का डिपिक्शन एग्जैक्टली में आपको आर्टेल ऑफ टू सिटीज में आपको देखने को मिलेगा। चलिए यहां पर हम बात करते हैं। कहते हैं ड्यूरिंग द रेन ऑफ लुइस आपके पास हम आ जाएंगे, लुइस 26 ऑफ फ्रांस, हुज वाइफ वाज मारिया एंटोनेट, ओके, याद रखना। देयर वर सेवरल सोशल इनइक्वालिटीज अमंग द पीपल। बहुत सारी क्या थी, एक सोशल लेवल पर बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी थी। सर इनइक्वालिटी कैसे थी? द किंग एंड द नोबिलिटी वर एंजॉयिंग ऑल द गुड थिंग्स। इन फ्रांस द किंग एंड द नोबिलिटी वर एंजॉयिंग ऑल द गुड थिंग्स, ओके, याद रखना, ऑफ द कंट्री। जितनी एक कंट्री की, फ्रांस की अच्छी चीजें हैं उसको एंजॉय कर रहे थे किंग और नोबिलिटी। इन सेकेंड अनदर फेस, यदि हम दूसरे द अदर फेस में यदि हम बात करें, द बैड थिंग्स, द कॉमन पीपल बट डिप्राइव्ड, ओके, द कॉमन पीपल डिप्राइव्ड ऑफ देयर ड्यूज शेयर्स, मतलब जितनी अच्छी चीजों से जो कॉमन लोग थे वो वंचित थे, याद रखिएगा। एंड द लॉ ऑफ द कंट्री वॉज नॉट इक्वल फॉर ऑल क्लासेस पीपल। जो फ्रांस में लॉ सिस्टम था वो सबके लिए बराबर नहीं था, ओके। एंड द एग्जिस्टिंग सोशल इनजस्टिस प्रॉम्प्टेड द ग्रेट रेवोल्यूशन नॉन एज द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और ये जो इनइक्वलिटी है, पार्शियलिटी है, ये एक फ्रेंच रेवोल्यूशन को लीड करती है। इन 1789 द स्लोगन ऑफ द रेवोल्यूशन, यहां पर स्लोगन जो बनता है, ठीक है, जैसे हमारे यहां भारत छोड़ो, ओके, एक स्लोगन बनाता है, इस वहां पर स्लोगन बनता है, द स्लोगन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1798 वाज लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ओके, याद रखना। क्या था? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ओके, इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी बिकम द स्लोगन, ओके, स्लोगन बन जाता है। द किंग अलोंग विथ हिज क्वीन, ओके, जो किंग है अलोंग विथ हिज क्वीन वाज ओवरथ्रोन
बाय द कमेंट्स पीपल, जो कि कॉमन पीपल थे, वो किंग को और क्वीन को ओवरथ्रोन कर देते हैं। दिस रेवोल्यूशन हैड ट्रमेंडियस इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ लिटरेचर ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड। और जो रेवोल्यूशन है, इसका जो ट्रमेंडियस इफेक्ट देखने को मिलता है वो इंग्लैंड के लोगों पर डायरेक्टली साइमल्टेनियसली आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इन 1764 डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने 1755 में एक इंग्लिश डिक्शनरी को कॉइन किया, जो कि विलियम शेक्सपियर के प्लेस है, वहां से उन्होंने वोकैबुलरी को कैच किया है। ठीक है, फिर उन्होंने एक वर्क लिखा था लाइफ्स ऑफ द इमिनेंट इंग्लिश पोइट, प्रीफेस टू शेक्सपियर, इस टाइम पर ही पब्लिश करते हैं 1769 के आसपास में, एग्जैक्ट डेट मुझे अभी याद नहीं है। तो याद रखना, इन 1764 डॉक्टर जॉनसन फाउंडेड हिज फेमस लिटरेरी क्लब नॉन एज जॉनसन लिटरेरी क्लब। In 1764, Dr. Johnson founded his famous literary club known as Johnson's Club. Okay, इसे Johnson's Literary Club के नाम से जानते हैं। Its member Brooke Pitt Fox given Goldsmith. Oliver Goldsmith was also dominant dramatist, a novelist, and many other person of the time. The age of sensibility, the age of Johnson, इसे age of sensibility, age of Johnson भी कहते हैं, was the time of Edmund Burke, Edmund Gibbon, James Boswell and of Johnson. ये लोग क्या थे उसके, and novelists to explore include Henry Fielding, वो फोर व्हील्स ऑफ नॉवेल की हम बात कर लेते हैं, विलियम कॉपर एंड टॉमस पर्सी, ये लोग बहुत ज्यादा डोमिनेंट थे उस टाइम पर। नेक्स्ट पर हम आते हैं, मेजर राइटर एंड देयर मेजर वर्क्स, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन इन 1709, इस टाइम पर 1709 एंड 84 में, 1755 में आपका डिक्शनरी आती है, और मैंने आपसे कहा था 1765 टू 1769 प्रीफेस टू शेक्सपियर, तो उसका टाइम पीरियड है 1765। जेम्स बॉसवेल ने एक वर्क लिखा लाइफ ऑफ जॉनसन। सैमुअल रिचर्डसन स्टार्टेड हिज करियर एज अ नॉवेलिस्ट इन द प्रीवियस एज, रॉट क्लैरिसा, इन्होंने प्रीवियस एज में लिखा हुआ है क्लैरिसा, सर चार्ल्स ग्रैंडिसन इन दिस पीरियड। ओके, याद रखिएगा। हेनरी फील्डिंग की हम बात कर लेते हैं। हेनरी फील्डिंग के दो वर्क बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हैं, ये 1749 और 1751 में देखने को मिलेगा। हेनरी फील्डिंग स्टार्टिंग नॉवेल इन द ऑगस्टन एज, टॉम जॉन्स, ओके, इनका एक वर्क आया था पमेला, दिस वर्क इज द पैरोडी ऑफ पमेला, दिस वर्क इज पैरोडी ऑफ पमेला, ये पमेला की पैरोडी है। ओके, पमेला की पैरोडी है। ठीक है, अमीलिया आता है 1751 में, टॉम जॉन्स को प्लीज याद रखना 1749। नेक्स्ट, ऑलिवर गोल्ड स्मिथ का सबसे प्यारा वर्क आता है, ऑलिवर गोल्ड स्मिथ ने सबसे प्यारी राइटिंग की इस टाइम पे। ओके, यहां पर इनका एक बहुत प्यारा वर्क है ऑलिवर गोल्ड स्मिथ का, द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड, द विकार ऑफ द वेकफील्ड एंड द डेजर्टेड विलेज, ये तीन वर्क को याद रखना। बिशप पर्सी रेलिक्वेस ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोइट्री, इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। टॉमस ग्रे ने एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड 1759, टॉमस ग्रे ने एलिजी लिखी है कंट्री चर्चयार्ड 1751। एग्जैक्टली इसे हम प्री रोमांटिक पीरियड भी कहते हैं। प्री रोमांटिक पोएम टॉमस हार्डी टेक्स हिज नॉवेल टाइटल फ्रॉम इट, प्री रोमांटिक पोएम में यहां से एग्जैक्टली मैं टाइटल भी लिया है। विलियम ब्लैक के दो वर्क बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि केवीएस और एनवीएस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस 1794। एडवर्ड गिवन का याद रखना, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। एडमंड वर्क का है ऑन अमेरिकन टैक्सेशन, स्पीच ऑन कॉन्सिलेशन विद अमेरिका 1775। अब हमें एक पोइट का ग्रुप समझना है, द ग्रेवयार्ड पोइट। ग्रेवयार्ड पोइट बिलोंग्स टू द एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ जॉनसन। ओके, या आप कह सकते हैं ट्रांजिशनल पीरियड। यहां पर आपको समझना होगा कहानी को कि चर्चयार्ड पोइट ऐसे पोइट जो कि बहुत मोनोटोनस हैं, गंभीर हैं, ओके, सोबर हैं, उन्हें हमने ग्रेवयार्ड पोइट्स पर बात की, जो चर्च पर बात कर रहे हैं, यार्ड्स पर बात कर रहे हैं, ग्रेव पर बात कर रहे हैं, स्टोन्स पर बात कर रहे हैं। ओके, वर अ नंबर प्री रोमांटिक इंग्लिश पोइट्स ऑफ 18th century characterized by their gloomy meditation, बहुत दुखी भरी कहानी on mortality, skulls and coffins, epitaphs and worms elicited by the presence of the graveyard. टॉमस ग्रे, याद रखना, टॉमस ग्रे, टॉमस पर्नेल, रॉबर्ट ब्लेयर, ओके, एंड एडवर्ड यंग। टॉमस ग्रेज एंड एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड इज अ फेमसली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मूवमेंट। टॉमस ग्रे ने एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड बहुत इंपोर्टेंट वर्क है।
टॉमस पर्नेल का नाइट पीस ऑन डेथ, रॉबर्ट विलियर द ग्रेव, एडवर्ड इंग का नाइट थॉट्स। ओके, याद रखना है। पोइट्स यहां पर कौन कौन थे? अलेक्जेंडर पोप, ओके, एंड जेम्स थॉर्न, टॉमस ग्रे, विलियम कॉलिंस। ये प्री रोमांटिक में है, इसमें ओलिवर गोल्ड स्मिथ, एडवर्ड एंड डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ड्रामेटिस्ट जो हैं वो इस पीरियड में कौन कौन है सर? रिचार्ड ब्रिंसले शेरिडन, द राइवल्स, द स्कूल फॉर स्कैंडल, ओलिवर गोल्ड स्मिथ का एक वर्क है शी स्टूप्स टू कन्क्वायर, जॉर्ज लीलो का एक वर्क है द लंडन मर्चेंट, एडवर्ड मूरे द गैमिस्टर। ओके, याद रखना। हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉवेलिस्ट कौन है? सैमुअल रिचर्डसन, नॉवेलिस्ट सबसे इंपोर्टेंट। सैमुअल रिचर्डसन का एक वर्क है पमेला, ओके, याद रखना, एंड क्लैरिसा, पमेला एंड क्लैरिसा, सैमुअल रिचर्डसन। हेनरी फील्डिंग का एक वर्क है जोसेफ एंड्रयूज एंड टॉम जोन्स, ओके, जोसेफ एंड्रयूज एंड टॉम जोन्स। टोबियास स्मोलिट का है रॉड्रिक रैंडम एंड हम्पी क्लिंकर, एंड लॉरेंस स्टन का वर्क है ट्रेस्ट्रम शैंडी, एंड फैनी वर्नी का है एवेलिना। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहां पर कुछ प्रोज राइटर्स आपको देखने को मिलेंगे। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने एक क्रिटिसिज्म में लिखा हुआ है लाइव्स ऑफ द पोएट्स, डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, जोसेफ एडिशन द स्पेक्टेटर, रिचार्ड स्टील का द टैटलर, एडमंड वर्क ऑफ फिलोसॉफिकल इंक्वायरी इनटू द ओरिजिन ऑफ आइडियाज ऑफ द सबलाइम एंड ब्यूटीफुल, डेविड हम का है एसेस एंड मॉरल पॉलिटिकल, और एडवर्ड गिवन का है द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। ठीक है, सो इसके बाद जो कल से हम स्टार्ट करेंगे, प्री रोमांटिक पीरियड खत्म यहां पर होता है इन 79। रोमांटिक एरा स्टार्ट विद द पब्लिशिंग द वर्क लिरिकल बैलेट्स, फर्स्ट एडिशन इन 1798। ओके, और रोमांटिक एरा आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। रोमांटिक के बाद आपका विक्टोरियन पीरियड, प्री रैपलाइट एंड मॉडर्न, एंड फिर पोस्ट मॉडर्न, और फिर हम यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर खत्म कर देंगे। तो थैंक यू सो मच, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।